सभी को जय हिंद। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके ओके। कल आपका प्रैक्टिकल है और हम प्रैक्टिकल पे जो इजी गोइंग जैसे प्रोसीजर होता है, जैसे वहाँ पर पूरा आपका जैसे स्ट्रक्चर होगा, आपका कल का पूरा प्रोसीजर किस वे से होकर गुजरेगा, अपन छोटा सा एक उसका डेमो वे में अपन प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका सिलेबस है सामने, है ना। इसमें ड्रिल का पोर्शन है आपके प्रैक्टिकल में, एक तो एक वेपन का है, और उसके अलावा आपके प्रैक्टिकल में क्या चीज़ है, उसके अलावा मैप रीडिंग है, FCBC से सब है 14 मार्क्स का, एंड मिलिट्री हिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन, सॉरी मिलिट्री हिस्ट्री नहीं, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर 500 नंबर की लड़ाई लड़नी है, और उस 500 नंबर में आपको 350 मार्क्स थ्योरी एंड 150 मार्क्स प्रैक्टिकल में गेन करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको थ्योरी के टाइम में ये ध्यान, मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ में ये चीज़ है कि आपको ईच सेगमेंट से 45% गेन करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि ये आपके प्रैक्टिकल के पार्ट्स हैं, ड्रिल है, वेपन टेस्ट है। थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो मैं एक सेकंड बड़ा कर सकती हूँ, एक सेकंड है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो दिखेगा नहीं यार। अगर हॉरिजॉन्टल करूँ तो ये ठीक रहेगा ना, बड़ा भी दिखेगा। और ओके, चलो अभी तक अपने ज़्यादा कुछ बात नहीं की है, अपने यहाँ से बात करना शुरू करिए। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ड्रिल वाला पोर्शन है, एक सेकेंड, ड्रिल वाला पोर्शन है तो उसमें आपको जैसे 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स लाना है, तो आप सेफ स्कोर में चले जाएंगे। एंड ओवरऑल इनकी जो टोटल बनती है, जैसे इनकी जो टोटल बनती है उसका 50% अपन को लाना जरूरी है। बट चलो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए अपन चीज़ों को, अपन जस्ट ये बात कर रहे हैं कि अपन को मतलब अपना जो भी सेगमेंट है, एक दो तीन चार और पाँच, है ना, ड्रिल, वेपन टेस्ट, मैप रीडिंग, FCBC एंड कम्युनिकेशन, इन तीनों में अपने जो भी मार्क्स हैं उनके हमको हाफ मार्क्स लाने। ये सीधा हिसाब दिमाग में रखना है कि इतने लाएंगे तो हम पास होंगे। अभी ग्रेड वाली बातें दूर है, ओके। उसके बाद देखो ना, ड्रिल के डेमो अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है ना। हालांकि हर क्लास में हम लोग डेमो भी पर भी बात करते हैं कि कैसे वहाँ जाकर बोलना है, कैसे क्या करना है। तो अगर ड्रिल का कोई डेमो देना चाहे तो दे सकता है। मैं अभी और भी आगे बात करूँगी, छोड़ो। अभी आपके रिटर्न एग्जाम में ड्रिल का कोई भी पोर्शन नहीं है, मतलब रिटर्न में कुछ भी नहीं आएगा, तो कल के लिए ही ड्रिल को थोड़ा याद रखना है, बाकी आप भूल जाएंगे तो भी चलेगा, है ना। देखो ये वाला प्रोसीजर होता है एक कैडेट। सबसे पहले आप लोगों को सेकंड एक और ये सब देखो, यहाँ पे आप खड़े होंगे, ठीक है। आप ग्रुप में भी खड़े हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, आप अकेले भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका जो भी अफसर बैठा होगा, एक सेकंड, है ना, छोटा करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपका जो भी अफसर बैठा होगा उसके पास आपको चल के आना है और ये प्रोसीजर दोहराना है। हालांकि ये प्रोसीजर होता है, बट अगर टाइम का शॉर्टेज है तो वो लोग आपसे ये प्रोसीजर पूरा नहीं करवाते हैं, पर अपन को आना चाहिए। अगर वो बोले कि आप समीक्षा क्रम में चलकर पूरा कार्रवाई करो, सर को देखना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से विश्राम होना है, फिर सावधान होना है, खुद को कमांड देना है। अगर प्लाटून को कमांड देना है तो कमांड अलग होगी, खुद को देनी है तो समीक्षा क्रम में तेज चलेगा, तेज चल, देन यहाँ पे थम होना है, और उसके बाद ये वाला बोलना है, जय हिंद श्रीमान, फिर रेजिमेंटल नंबर बोलना है, फिर बोलना है कैडेट नाम बोलना है, एंड DST टेस्ट के लिए हाजिर श्रीमान, जय हिंद श्रीमान, ठीक है। और ये पूरा प्रोसीजर आपको पता ही है ना। इधर 12 लेने, इधर जितना भी 18 सॉरी 12 लेने, 16 लेने, फिर वापस आपको घूम के दाएं बाएं जो भी मुड़ना है, खुली लाइन चलना है, निकट लाइन चलना है, पीछे मुड़ना है और फिर चले जाना है। ऐसा जो भी ये बड़ा एक प्रोसीजर है, आपको बहुत बार प्रैक्टिकल में करवाया है ऑन ग्राउंड, आप उसको इमेजिन करके भी ये चीज़ देख सकते हैं, ओके। देन उसके बाद आपको मतलब ये ड्रिल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपसे क्वेश्चन की जो मतलब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ड्रिल से रिलेटेड, अगर वो यहाँ पे जब आप यहाँ खड़े होंगे इनके सामने, यहाँ इस जगह, तब वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहे तो इसके लिए अपन पूरे ड्रिल को एक बार देख लेते हैं कि उसमें कितनी कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ये PYQs हैं, वो तो रिटर्न में आता था इसलिए लगा रखे, पहले वाला है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये चीज़ें आनी चाहिए। ड्रिल का इन्वेंशन किसने किया? जनरल ड्रॉल ने 1666 में किया। ओपन एंड क्लोज दो टाइप होते हैं इसके। एम्स तो बहुत सारे हैं, डिसिप्लिन में रहना है, ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, रूल रेगुलेशंस से चलना है। प्रिंसिपल 3 ही है, कोऑर्डिनेशन, स्मार्टनेस, स्टडीनेस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कमांड में तुम्हें 2 चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चनरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, बट ये तो जैसे हिंदी में जो बोलते हैं उसी का इंग्लिश है, ज़्यादा इसमें कुछ भी परेशानी वाली चीज़ नहीं। इसमें 1 2 3 का ध्यान रखना है, जैसे हमको अपन होल्ड बोलते हैं, है ना, विसर्जन को डिस्पैच बोलते हैं, है ना, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो सब पता ही है, सावधान को अटेंशन बोलते हैं, विश्राम को स्टैंड टू इजी बोलते हैं। अभी थ्योरी में आ ही नहीं रहा तो इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में इतना ऐसे पर्टिकुलर आपको मतलब इसका ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं पूछता है, ठीक है। चलो ओके। इसके बाद खुली लाइन और निकट लाइन में, है ना, खुली लाइन में 2 जो लाइन्स होती हैं उनके बीच में 150 इंचेस का गैप होता है, निकट लाइन में वही 60 इंचेस का गैप होता है। सावधान में टोस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और हील टू हील विश्राम में 20 इंचेस उसका गैप होता है, ठीक है। और तेज चाल में अपन 120 कदम लेते हैं, है ना, स्लो मार्चिंग में अपन 70 कदम लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब ओवरऑल बात करी हूँ मैं, अभी और भी बात करेंगे। ये तीनों आपको पता ही है। सैल्यूट, है ना, जब अपन राइफल के साथ सैल्यूट देते हैं तो राष्ट्रपति सैल्यूट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी को मिलता है, PM वगैरह, ठीक है। और जनरल सैल्यूट अपन मेजर रैंक से ऊपर के जो लोग, सॉरी मेजर जनरल रैंक से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको देते हैं, और मतलब डिग्निटीज होते हैं उनको, सॉरी। आज मैं मतलब ऐसे मूड एकदम से मूड में नहीं हूँ क्लास के, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, ब्रेक हो रही है चीज़ें,
चलो, सलामी शस्त्र में अपन मेजर रैंक से ऊपर के जो डिग्निटीज होते हैं उनको अपन सैल्यूट करते हैं, ठीक है, सलामी शस्त्र में, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ में तो आपको पता है 150 प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम 100 कैडेट्स और अदर वीआईपीज के लिए हम 15 कैडेट्स का मतलब को लेते हैं, ओके। उसके बाद तो कुछ नहीं है, ड्रिल में बेड हैबिट्स क्या होती हैं ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, पूछे तो आप बता देना है ना, घसीट के पैरों को चलते हैं वगैरह वगैरह। देखो ये मैंने बहुत शॉर्ट में, आपको दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड में देखती हूँ, क्लियर दिख रहा है क्या, इतना छोटा आ रहा है, यस मैम, जूम कर सकते हो। अरे यार एक सेकंड में और जूम करूँ क्या, और जूम करने से तो मैं बहुत, करके देख सकते हैं, आप मत करो। अच्छा तुम लोग भी कर यस सकते हो, मैम, हाँ मैम कर सकते हैं, जूम करके देख रहे हैं। ओके ओके, नहीं कुछ नहीं, चलो। तो यही इसको ड्रिल को है ना बहुत छोटे में लिखा है, ड्रिल एक क्रमबद्ध प्रोसेसर है, 1666 में जर्मनी में इसका जनरल ड्रॉल ने इसका इन्वेंशन किया था, है ना। इसमें है ना 6 इंचेस और 30 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें 18 डिग्री मतलब अपने टोस वाली जो अपनी क्या कहते हैं टोस वाली डिस्टेंस होती है और हील वाली डिस्टेंस 12 इंचेस होती है ठीक है, ओके। उसके बाद दाएं बाएं का अपन अगर बात करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान रखना है, अपन ड्रिल में पूछ ले तो, है ना। दाएं बाएं में अगर अपन हाफ डिग्री की बात करते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है, पीछे मुड़ते हैं अपन तो 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं खुली लाइन की, तो खुली लाइन में आपको मैंने पहले भी बता दिया, निकट लाइन में भी बता दिया कि इनमें जब अपन आगे चलते हैं ना कि खुली लाइन चल निकट लाइन चल, तो खुली लाइन में अपन है ना कदम तो 1.5 का लेते हैं, है ना, पर इसकी डिस्टेंस होती है 1.50 इंचेस, सॉरी 150 इंचेस, ठीक है। और इधर 60 इंचेस इसकी डिस्टेंस होती है निकट लाइन में। मैं इतना प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि एकदम से फ्लो नहीं बैठ रहा, अपन बहुत दिनों से मिले हैं और चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी में सारा, आपने अगर ये वाली क्लास का पुराना वर्जन देखा हो तो बहुत अच्छा है। आप अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो, ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्रेक हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप है ना वो पुराना वाला देख लें, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, खाली एक डीडीजी का नाम थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ वही है। उसके बाद अपन अगर तेज चाल की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बोला कि 120 कदम हम लेते हैं पर मिनट, है ना, बट वो रेजिमेंट के लिए बोला, ओवरऑल बोला मैंने। अगर आपको एसडी का पूछे है ना तो 116 कदम इसमें एसडी में होते हैं और 110 अपने इसमें होते हैं। क्या हुआ, बोलो, हेलो। नो मैम, वो एकदम से आपकी वॉइस तो स्लाइड चली गई थी। ओके ओके, सबके ऐसा हो रहा हो तो मुझे बता देना, है ना प्लीज़। नहीं मैम, हमें तो आ रही है। चलो ओके, है ना, आप जिसका भी ऐसा हो रहा हो ना तो वो चला जाना, पर जिसने भी लिंक बनाया है प्लीज़ मत चले जाना, नहीं तो पूरी क्लास चली जाएगी, ओके। चलो, धीमे चल में है ना 70 कदम होते हैं और इसमें कदमों की लंबाई दोनों में 30 इंचेस होती है। और एक चीज़ ये भी याद रखना, एक एग्जाम में पूछा था तो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि जब हम तेज चल में चलते हैं तो हमारे जो पास वाला कैडेट होता है वो कितनी डिस्टेंस पे खड़ा होता है, तो 45 इंचेस। देखो प्रैक्टिकल के लिए इतना परेशान नहीं होना है, वो प्रैक्टिकल ये जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं ये सब थ्योरी क्लास के लिए बनी हुई हैं, इसलिए इसमें इतना डीप जाकर चीज़ें बता रखी है। प्रैक्टिकल में इतना डीप का कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल में उनकी इच्छा से भी वो सवाल पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपकी विद्वता चेक करनी है या आपको सेगमेंट वाइज कितनी क्या चीज़ें आती हैं, नहीं, वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसिप्लिन, आपकी मतलब आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको देखने के लिए कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, मुस्कुराते हुए चेहरे से बोलते सर नहीं आ रहा है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप फिर से पूछ लें कि सर समझ में नहीं आया था, कैन यू रिपीट। और कुछ ऐसा मतलब बहुत मतलब है ना, ऐसे जैसे छोटे बच्चे करते थे ना, अपन जब छोटे थे और अपनी जैसे परीक्षाएं होती थी तो अपन हाँ सर आ रहा है सर मतलब ऐसे करते हैं ना, तो एग्जामिनर को मतलब जो भी आपका इंटरव्यूअर है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ये चीज़ देखकर कि बच्चे बड़े हो गए हैं और अभी भी बचपन में ही जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो नहीं आता नहीं आता सर, आता है, ओके। आपकी नहीं आने और आने के मार्क्स नहीं है, आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज के मार्क्स हैं, ओके। तो ड्रिल में नहीं घबराना है। चलो, ओपन एंड क्लोज ड्रिल होती है, ये अपन बात कर चुके हैं कि जो ओपन ड्रिल होती है वो वॉर एरिया में होती है ना, फील्ड एरिया में होती है, और जो हम करते हैं क्लोज ड्रिल है ना वो परेड ग्राउंड में होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ओके। चलो, ड्रिल के सिद्धांत याद रखने हैं, स्मार्टनेस, स्टडीनेस और कोऑर्डिनेशन तीनों सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर रहना, ओके। उसके बाद वर्ड ऑफ कमांड में अगर अपन बात करते हैं तो हम दो तरीके के वर्ड ऑफ कमांड देते हैं, चेतावनी और कार्यकारी, है ना। चेतावनी में हम बोलते हैं परेड, फिर बोलते हैं दाएं मुड़ या परेड सावधान, तो जो लास्ट वाला बोलते हैं वो कार्यकारी होता है, मतलब एग्जीक्यूट करते हैं उसके ऊपर, है ना। और जो पहले अपन जो चेतावनी देते हैं उन्हें, तो वो चेतावनी होती है एक तरीके की कि है ना अपन मतलब अब कोई ना कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट होने वाली है जिसमें आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का, ठीक है। सैल्यूट में अपन बात कर ही चुके हैं कि दो तरीके के सैल्यूट्स होते हैं, सैल्यूट को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ना, शस्त्र के साथ और मतलब शस्त्र के साथ नहीं वाला, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो जनरल आप करते हैं दाएं बाएं सैल्यूट वगैरह तो वो उसमें आ जाता है, और अगर हम राइफल के साथ करते हैं तो ये वाले सैल्यूट होते हैं, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र और बट सैल्यूट, ठीक है। तो ये तो तीनों मैं बात कर चुकी हूँ अभी कि किन किन को दिए जाते हैं, और अभी रिटन एग्जाम में नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करी हूँ, है ना। बट सैल्यूट नायक सूबेदार से लगा के कैप्टन रैंक के लोगों को मिलता है। अभी अपन बात भी कर लेंगे कि रैंक्स कैसे कैसे काम करती है, ओके। गार्ड ऑफ ऑनर मैंने बता ही दिया कितने कैडेट्स का कितने लोगों को दिया जाता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, है ना, वो हमारे सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, हमारी जितनी भी डिफेंस है सबकी कमांडर होती हैं। अभी अपने हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 150 कैडेट्स का उनको अपन गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। अपन उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट और पीएम को हम 100 कैडेट्स का गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, और अदर वीआईपीज को हम 50 कैडेट्स का गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, ठीक है। दाहिने सच में हमारे बीच की डिस्टेंस जो होती है, मतलब अपन दाहिने सच जैसे बोलते हैं ना, तो दाहिने सच मतलब जो कार्रवाई करते हैं वो कितने इंचेस कवर करती है, तो 15 इंचेस कवर करती है, ध्यान रखना है। समीक्षा क्रम में 14 कदम चलते हैं। अभी अपन ऊपर जो प्रोसीजर देख कर आए हैं फोटो वाला, वो समीक्षा क्रम होता है। अगर आपसे पूछे कि समीक्षा क्रम में कितने कदम होते हैं तो 14 कदम होते हैं, ठीक है।
फाइल और रैंक में आपको अंतर पूछा जा सकता है कि ऐसे जैसे तुम लोग ऐसे खड़े हो, है ना, और पूछ ले कि बेटा तुम कौन सी स्टेज में खड़े हो, तो सर हम फाइल में खड़े हैं। और अगर तुम इधर खड़े हो, है ना, तो तुम वर्टिकल खड़े हो तो फाइल में खड़े हो, तुम हॉरिजॉन्टल खड़े हो तो रैंक में खड़े हो, तो सर हम रैंक में खड़े हैं। ओके, ये है ड्रिल का ओवरऑल पोर्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है, और वैसे होना नहीं चाहिए। कुछ आया समझ में? हम रिवीजन कर रहे हैं, इतना परेशान नहीं होना है कि बहुत फास्ट है। कहीं जहाँ चीज़ें मुझे लगेगी कि यहाँ बहुत ही सरल है तो मैं वहाँ बता दूंगी। एक बहुत ही ऐसे बेचैनी वाला सवाल आपके मन में था तो मैंने इसको ले लिया है। हालांकि ये पूछने जैसा कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पूछा जाएगा, है ना, या पूछेंगे, बट हाँ एग्जामिनर का फिर भी मना है कि यार मैं पूछूं, है ना। तो रैंक वाले बच्चे विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। विदाउट रैंक तो मुझे कि हाँ मैं तो वैसे भी है ही नहीं, हमें इतना ध्यान ही नहीं जाएगा उन लोगों का, ऐसा नहीं है। आपसे भी पूछा जा सकता है। देखो, आर्मी में जो कमीशन रैंक होती है, मतलब जो कमीशन रैंक होती है, उसमें ना सबसे बड़ी होती है जनरल, फिर होती है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसकी सीक्वेंस थोड़ी सी अपन को पता होनी चाहिए। मैं बहुत बार क्लासेस में बता चुकी हूँ, बट फिर भी किसी बच्चे ने बी ग्रुप में बात कर रहे थे कि मैम और वो दोनों कि मैम हमें नहीं आ रहा, तो मुझे बड़ा बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चों को नहीं आ रहा तो फिर किसको आया होगा, किसी को नहीं आया होगा फिर, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एयरफोर्स में होती है, ऐसे ही नेवल में होती है, बट अभी के लिए तुम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि हमें नहीं आ रही है। कोई बात, मैं हर बार बताती हूँ, बट अभी नहीं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपके काम की नहीं है, मतलब कल के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर रिटर्न एग्जाम होता तो मैं ज़रूर बताती, है ना। और एक चीज़ और याद रखना, इसमें नहीं है, फोटो में मैं लगाया था बट वो उड़ गया, अभी वापस अपने नया बनाया तो मैं नहीं भूल गई, है ना। इसमें देखो कमीशन जो रैंक है वो तो अभी मैंने बात कर ली, है ना। और जो नॉन कमीशन है, मतलब जो जूनियर कमीशन वाले जो लोग होते हैं, ये तो हायर ऑर्डर की होगी। अभी जैसे अपन और इससे नीचे ऑर्डर में चलना चाहें तो, है ना, उसमें होता है, अगर अपन आर्मी की बात करें, मैं आर्मी का ही बता रही हूँ, है ना, तुम नेवी वगैरह का फिर बाद में देखते रहना, अभी नहीं देखना। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगा कि इसको पढ़ने मत लग जाना। अगर पढ़ना होता तो मैं ही बता देती, बट नहीं पढ़ना है, छोड़ देना, ठीक है। आर्मी में क्या होता है, अगर अपन नॉन कमीशन में बात करते हैं तो सबसे पहले होता है सुबेदार मेजर, ठीक है। उसके बाद होता है सुबेदार, फिर होता है नायक सुबेदार, फिर नायक सुबेदार के बाद होता है, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, हवलदार, सॉरी, है ना, हवलदार। और फिर उसके हवलदार के बाद होता है नायक, नायक के बाद होता है लांस नायक, और लांस नायक के बाद होता है जवान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्योंकि वो जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो इस किसी रैंक में होते हैं, तो वो थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि अच्छा बताओ मेरी रैंक कौन सी लगी हुई है, तो थोड़ा सा अपन को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। हालांकि कोई परेशानी वाला सीन नहीं है ना। ये आपको पूछे ना 2 सितारे वाले, 3, 2 सितारे वाले, 3 सितारे वाले, है ना, अशोक चक्र वाला, है ना, एक अशोक चक्र, 1 सितारे वाला, 2 सितारे वाला अशोक चक्र, 3 सितारे वाला अशोक चक्र, है ना। ये अपने कैंची ऐसे बोलते हैं वो लोग, है ना, थोड़ा उनका टोन अलग होता है कि कैंची के साथ, है ना, एक तारा लगा हुआ है, कौन सी रैंक है, तो मेजर जनरल होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और एक कैंची के साथ अपने अशोक चक्र लगा हुआ होता है, तो हमारे लिए वो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक होती है। और जनरल की रैंक में तीनों होते हैं, ये सिंबल। ओके, तो इतना सा थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि नहीं पूछेगा आपसे, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा चीज़ों को आपको। तो ड्रिल में ओवरऑल में बात करूँ, अभी कंक्लूजन इज दैट कि आपको ड्रिल में छोटा मोटा उसकी हिस्ट्री से सवाल आना चाहिए, है ना। उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्रमवार प्रोसेसर है जिसमें हम हमारी जो चाल है उसको प्रेजेंट करता है, टाइप्स पता होने चाहिए ड्रिल के, है ना। और प्रिंसिपल तीनों पता होने चाहिए। एम कोई नहीं, आपको जैसे सेट हो वैसे बोल देना, कोई बात नहीं। वर्ड ऑफ कमांड 2 ही होनी चाहिए, 2 ही होती है ना। इसमें चालें कौन कौन सी होती है, कोई बात नहीं, छोड़ देना। उसमें मंकी वगैरह बहुत सारी चालें होती है अलग अलग तरीके की, पूछ ले तो बता देना, नहीं तो कोई। गार्ड ऑफ ऑनर में कितनी कितनी स्ट्रेंथ होती है, हमने बात कर ली। सेरेमोनियल ड्रिल और गार्ड माउंटेनिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी प्रोसेसर है, मैंने बहुत बार क्लासेस में बताया, बट अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओवरऑल ड्रिल में आपको कुछ नहीं, वो एक पेज जो मैंने अभी मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है उसको आप एक बार जरूर देख लें कि हाँ मेरे ड्रिल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई है। बट फिर भी अगर मैं ड्रिल को कंक्लूड करूँ कि मुझे ड्रिल में क्या क्या याद रख के जाना है, तो कुछ नहीं। आप जाएंगे, आप वहाँ बैठेंगे, आपको अगर ट्रुप में खड़ा करे, मतलब 2-3 जने हो, 5 जने हो, तो आप एक जना कोई भी डिसाइड कर ले कि मुझे क्या कहते हैं, कमांड देना है। कमांड देने के बाद आना है, आने के बाद यहाँ वो सावधान वाला प्रोसीजर करना है। क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे बच्चों का हो चुका होगा, तो आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या प्रोसीजर अपनाया है। क्या उन्होंने समीक्षा क्रम वाला पूरा प्रोसीजर करवाया है तो करना है, नहीं करवाया है तो ठीक है, अपने भी नहीं। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सावधानी से उसका जवाब देना है। और विद यहाँ आकर सबसे पहले अपना इंट्रो देना है। उस इंट्रो में ये बोलना है कि जय हिंद श्रीमान, जय हिंद बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी नज़रें एकदम आपकी आंखों के 90 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए, न कि एक सेकंड, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, आपकी इसमें आवाज़ आएगी। एक सेकंड, इसको बंद कर दिया। हाँ, आपको आ रही थी क्या अभी आवाज़ पीछे बैकग्राउंड में कुछ, या नहीं? नो मैम। ओके नो मैम। ओके ओके, अभी तक सब सही चल रहा है। तो मैं दिमाग, क्योंकि अपने 20 मिनट ड्रिल को ले लिया, मैं हालांकि कभी नहीं लेती हूँ, आज पता नहीं क्यों ही मैंने इतना ले लिया है, अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, कोई नहीं। मतलब किसी को ऐसे हेजिटेशन हो रही हो तो बता सकता है ना, कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरा क्या ही होगा। अगर वो ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना, ठीक है। इसी के लिए मैंने क्लास रखी। बाकी अगर आप सेल्फ सब कुछ पढ़ सक रहे होते और रिवीजन कर रहे होते तो मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करती। बट कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि मैम आज तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा दिमाग चल ही नहीं रहा है, मतलब आज आप जो बताओगे वो हमारे बेनिफिट में ही जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक क्लास ले लें। ओके, उसके बाद आता है वेपन ट्रेनिंग। देखो ये है ना, थ्योरी में भी है, तो तुम्हें थोड़ा सा इसको डीप में ले जाऊँ, चलेगा? जी Yes, मैम। सिर्फ अभी प्रैक्टिकल के हिसाब से बता दूँ एक बार, ऐसा आप चाहो जैसा कर सकते हैं। चलो, जो भी एक बार मेरे हिसाब से ले लेती हूँ, फिर देखते हैं जो भी होगा। वेपन ट्रेनिंग में अपन को कुछ नहीं करना है। वेपन ट्रेनिंग में इसका जो प्रिंसिपल है, या इसका असेंशियल, मतलब एक गुड शूटिंग के लिए असेंशियल जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, है ना, प्रिंसिपल्स जो चाहिए होते हैं, वो 3 होते हैं: गुड होल्डिंग, करेक्ट एम और ट्रिगर ऑपरेशन। करेक्ट ट्रिगर ऑपरेशन, सेम यही लैंग्वेज अपन को याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन, सॉरी एग्जाम में, हाँ
क्योंकि एग्जाम में आपको ये तीनों ऑप्शन मिल सकते हैं और एक कोई और ऑप्शन मिल सकता है जिससे आपको आपका क्वेश्चन गलत गलत हो सकता है, क्योंकि इस बार OMR बेस्ड एग्जाम हो रहा है पहली बार, है ना, इसलिए कुछ नहीं है। पोजीशन तो आपको पता ही है ना, चारों पोजीशन, बैठ के करते हैं, लेट के करते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, है ना, और खड़े होकर करते हैं। चारों पोजीशन फायरिंग की आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इतना सरल सवाल नहीं आएगा बट फिर भी याद रहना चाहिए। देखो प्रैक्टिकल में अगर अपन वेपन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसको असेंबल कैसे करोगे, राइफल सॉरी पहले तो खोलोगे ना, है ना, तो स्ट्रिपिंग कैसे करोगे सबसे पहले राइफल की, है ना, और फिर उसको असेंबल कैसे करोगे, ये दो चीज़ें आनी चाहिए। हमारी यूनिट के पास दो तरीके की राइफल होती हैं, .22 एंड 7.6 mm SLR। ये दो राइफल जनरली उनके पास होती हैं। इंसास भी होती है बट मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में होगी उनके पास। अगर हो तो कोई बात नहीं, आपको उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, है ना, उनके सारे पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए, है ना। जैसे .22 राइफल देखे उन्होंने पूछ लिया ये तुम्हारे हाथ में कौन सी राइफल है, तो अगर आप नाम भी नहीं बता पाए तो थोड़ी गड़बड़ है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी। और इसकी केयर एंड क्लीनिंग कैसे करते हैं, क्लीनिंग का क्या प्रोसीजर होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। हम ये और डिस्कस कर लेंगे अभी, बट मैं जस्ट बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल में इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता। ये सबको आता है, खोलना जोड़ना, Yes, ma'am. खोलना। Yes, ma'am. देखो वहीं सीधा Yes, सेम चीज़ है, आपको जाना है, आपका एग्जामिनर बैठा हुआ होगा, आपको वहाँ जाना है, खड़े होना है, जय हिंद श्रीमान, श्रीमान RJ SW जो भी आपका रेजिमेंटल नंबर है, कैडेट, कैडेट का नाम बोलने के बाद फिर उसके बाद बोलना है वेपन टेस्ट के लिए हाजिर है श्रीमान, जय हिंद श्रीमान, ठीक है। तो ये प्रोसीजर यहाँ से करना है, ठीक है। देन अब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे राइफल्स वगैरह पड़ी होंगी नीचे, है ना, तो वो बोल सकते हैं कि आपको खुलना चढ़ना आता है, तो यस सर आता है, ओके। तो आप अगर खुली हुई है तो जोड़ दें, जुड़ी हुई है तो खोल दें, है ना, दोनों चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि पहले वाला बच्चा अगर खुल के गया है वो अब वाले बच्चे से जुड़ाना चाहते हैं तो जोड़ना आना चाहिए। .22 में कुछ नहीं करना है, कोई भी बच्चा ये मना नहीं करेगा कि मुझे .22 नहीं खुल आती। .22 में कुछ नहीं करना होता है, जस्ट उसको ऐसे दबाना है ऊपर की साइड, तो वो वैसे ही बंद हो जाती, ठीक है, ओके। मेरी आवाज़ क्या बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब आ रही है क्या, मैं थोड़ा सा गला ख़राब है तो आए तो बता देना, वैसे कुछ नहीं कर सकते है ना। ऐसे बोरिंग मत बनाओ क्लास को, थोड़ा सा एंजॉय करके लो, अभी वैसे भी कल एग्जाम है और इतना परेशान नहीं होना, इजी गोइंग, ठीक है। उसके बाद राइफल के पार्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, एक दो जो इजी हो। देखो ये तो है ना थ्योरी के हिसाब से मैंने काफ़ी लिखा है, मैं थ्योरी का अलग से ही दूंगी आपको, अभी बहुत परेशान हो जाओगे आप, है ना, छोड़ दो उसको, ओके। एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये देख लेना एक बार, है ना। मैं आपको 3-4 टर्मिनोलॉजी हमेशा इसके टाइम में करवाती हूँ, वेपन ट्रेनिंग के टाइम में। इसमें ना लिम्बर अप का आपको ध्यान है, लिम्बर अप क्या होता है, हेलो, Yes, ma'am. हाँ। तो लिम्बर अप बहुत बार बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि लिम्बर अप एक रिहर्सल है जो हम है ना फायरिंग से पहले हम एक वार्म अप करते हैं, उसको लिम्बर अप बोलते हैं। तुम्हें पूछ ले अभी कल के प्रैक्टिकल में तो ध्यान रखना है। MPI से पूछ ले मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या चीज़ होती है, तो बोलना है कि सर है ना हम सेम एम के राउंड फायर करते हैं ग्रुप में, तो उसे हम मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, तो थ्योरी की चीज़ें हैं, चलो फिर भी ग्रुप फायरिंग में 40 पॉइंट मतलब 40 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं, एप्लीकेशन फायर में 14 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं, और स्नैप शूटिंग में 50 मार्क्स मतलब मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम होता है, सॉरी आज मेरा दिमाग सच में है ना नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बट बहुत ही, चलो एक चीज़ है कि वेपन ट्रेनिंग में आपको ये फुल फॉर्म याद होनी ज़रूरी है, ठीक है। SLR की फुल फॉर्म याद है, सेल्फ लोडिंग राइफल या सेल्फ लोडेड राइफल, एक ही बात है, ठीक है। प्रीफरेंस आप लोडिंग को देंगे, सेल्फ लोडिंग राइफल या सेल्फ लोडेड राइफल दोनों ही माना है, ओके। LMG की फुल फॉर्म है लाइट मशीन गन, इंसास की फुल फॉर्म है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, MPI की फुल फॉर्म है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये चीज़ ध्यान है, आपने बोला था मैम हिंदी में लिखना, मैंने हिंदी में लिखती, ओके। उसके बाद देखो है ना ये सारी राइफल है, इनका आपको लंबाई, वजन, इनकी मतलब मैगजीन कैपेसिटी कितनी है, फायर रेट कितना है, और कार्गर रेंज कितनी है, मजल वेलोसिटी कितनी है, और चिंदी का आकार क्या होता है, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी कल के लिए तो अगर मैं बात करूँ तो अपन को .22 SLR LMG और इंसास की याद होनी चाहिए। हालांकि LMG की नहीं होगी तो भी चलेगा, बट आपको ये तो होनी चाहिए। एक सेकेंड, हाँ कहाँ थे हम अभी तो बहुत क्लास पड़ी है यार, पता नहीं मैंने इतना टाइम क्यों ही ले लिया, 27 मिनट को दिल को लेता है क्या यार, यार हद है। एक सेकेंड, और मेरी तो तबीयत भी खराब है तो मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे बोर्ड और इन सब चीज़ों से फैमिलियर नहीं हूँ मैं अभी के लिए, इसलिए। हालांकि मेरी क्लास तो लेती हूँ मैं, बट अभी NCC वाली की नहीं। चलो देखो राइफल में अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि .22 जो है ना, उसकी लंबाई होती है 43 इंचेस, ठीक है। अभी देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं 43 इंच याद करूँ, मैं उसको मीटर में याद करूँ, मैं किस में याद करूँ, मैं जो बता रही हूँ जस्ट वो याद कर लें, वही सबसे ज़्यादा मानक है, ठीक है। एग्जाम में देखा जाएगा कि एग्जाम में उसका क्या करना है, ओके। उसके बाद इसका 6 पाउंड वजन होता है ना। इसकी मैगजीन कैपेसिटी 5 राउंड होती है ना, और ये 5 राउंड पर मिनट फायर करती है, ठीक है। और इसकी कार्गो रेंज 25 गज होती है, और इसकी मजल वेलोसिटी 1030 फीट पर सेकंड होती है, यूनिट याद रखनी है, ठीक है। चिंदी का आकार 4 इंचेस इंटू 2 इंचेस होता है। ये चीज़ तो पता चल रही है ना मैं जो बोल रही हूँ। जी मैम। किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है मैम कि .22 कौन सी है, SLR कौन सी है, LMG में मिक्स हो जाती है जब ऑप्शन आता है, तो एक चीज़ मैं आपको इसके लिए एक ईजी ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि मैं जैसे मैं यहाँ MG के ग्राउंड में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं .22 चला रहा हूँ, तो .22 की सारी चीज़ें आप MG के ग्राउंड में बैठकर याद कर लें, तो आपको याद आ जाएगी। आपको अगर मतलब SLR की चीज़ें याद करनी है,
एसएलआर की कोई भी मतलब जो इन्फो याद करनी है तो आप याद कीजिए कि मैं जो फायरिंग रेंज में हूँ और मेरे को एसएलआर की सारी चीज़ें याद करनी है। यूनिट पे चले जाओ, एलएमजी याद कर लो, है ना। और कहीं चले जाओ, कैंप में चले जाओ, वहाँ कि यार मेरे को तो वहाँ इंसास मिली थी, है ना, कैंप में, तो वहाँ 5.56 mm एसएलआर, ये सॉरी इंसास के बारे में जितनी भी इन्फो है वो याद करने की कोशिश करो, तो आपको याद हो जाएगी, बहुत ईजी है। ठीक है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी एसएलआर की। एसएलआर में ना 45 इंचेस इसकी लंबाई होती है, वजन 4.4 होता है। अगर ये भरी हुई होती है तो 5.4 केजी होता है, बट अगर खाली है तो 4.4 ही बताना है। अभी रिसेंट एग्जाम में इसका 4.4 ही माना, ऐसा भरी खाली कुछ नहीं दिया, ऐसे पूछा कि एसएलआर का वजन कितना होता है, तो अपने 4.4 केजी याद रखना है। ओके। इसकी मैगजीन क्षमता 20 राउंड होती है, फायर रेट इसकी 20 राउंड पर मिनट होती है ना। और इसकी कार्गो रेंज 300 गज होती है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एलएमजी में 500 गज होती है और एसएलआर में 300 गज होती है। एसएलआर भले ही दिखने में ऐसे एसएलआर, है ना, सेल्फ लोडेड करती है चीज़ों को, फिर भी है ना इसका 300 गज ही है। और जो एलएमजी होती है लाइट मशीन गन होती है ना, पर वो लाइट मशीन होती है, पर 500 गज उसकी कार्गो रेंज होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसकी मजल वेलोसिटी होती है 2700 फीट पर सेकंड, उसकी भी 2700 फीट पर सेकंड। ठीक है। और चिंदी के आकार का इसका कुछ ऐसा है नहीं अपने पास। ओके। उसके बाद आज पता नहीं क्लास इतनी आप लोगों को परेशानी हो रही हो तो बता देना प्लीज़, क्योंकि पता नहीं मेरे से ये सिस्टम आज ही नहीं संभल रहा है, बाकी रोज ही संभलता है, पर पता नहीं इसको आज ही ऐसा क्यों करना है। क्योंकि एक तो देखो ना, आपकी जो पीडीएफ है ना बहुत ज़्यादा पेजेस की हो गई है, तो ये बहुत लोड ले रही है। अरे यार, जो तो मैंने इसके कम किए हैं पेजेस को। आपको बराबर दिख रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ, वहीं दिख रहा है या थोड़ा आगे पीछे दिख रहा हो तो मुझे बता देना। नहीं मैम सही है। आगे पीछे क्यों हो रहा है यार। ओके, आई एम सो सॉरी। हाँ, एक सेकेंड। देखो इंसास में आपको याद रखना है कि इसका जो वजन होता है वो 4 केजी होता है, और ये इसकी लंबाई जो होती है वो 110 मतलब ऐसे रख लो 1000 mm याद रख लो, ज़्यादा तो ऐसे बहुत राउंड फिगर में याद रख लो, है ना। मैगजीन कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, 60 राउंड पर सेकंड करती है। सॉरी, मैगजीन कैपेसिटी इसकी 60 राउंड होती है और ये पर मिनट में 60 राउंड करती है। ठीक है, ये इन तीनों का सेम ही है ना, बस खाली जो ये पॉइंट 3.3 जो जो राइफल है ना, वो खाली है ना 10 राउंड की कैपेसिटी होती है, पर करती 1 मिनट में 5 राउंड ही है। बाकी सब में सेम सेम चीज़ें ही हैं, जितनी इनकी मैगजीन कैपेसिटी उतने ही राउंड ये लोग करती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है बस। ये इसमें थोड़ा एक इसमें भी है अपने, एक सेकेंड। एलएमजी में भी 30 राउंड की कैपेसिटी होती है, बट ये 1 मिनट में 28 राउंड पर सेकंड करती है। ठीक है। और इंसास में अपन को ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी कार्गो रेंज 400 मीटर होती है। ठीक है, इन सब में गज थी, उसमें मीटर आएगा। ओके। मजल वेलोसिटी 900 मीटर पर सेकंड होती है, और इसकी सफाई की चिंदी का आकार होता है 10 × 3 इंचेस। इतना याद रख लेना, पॉइंट में कुछ नहीं याद हो तो छोड़ देना। मतलब कुल मिला के आपको राइफल के बारे में इन्फो याद हुई। ये इसका 0.303 का याद नहीं किया था अपन ने, कुछ नहीं है इसका। इसकी लंबाई होती है 61.5 इंचेस, है ना। और ये 9 पाउंड की होती है लगभग। मजल इसकी मैगजीन कैपेसिटी 10 राउंड्स होती है। फायर रेट इसकी 5 राउंड पर मिनट होती है, और इसकी इफेक्टिव रेंज होती है 875 गज। ठीक है, या यार्ड्स, एक ही बात है। मजल वेलोसिटी इसकी होती है 2400 फीट पर सेकंड। ठीक है, और ये चीज़ याद रखनी है। तो ओवरऑल ये चीज़ याद हुई। जी मैम। देखो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है, बिकॉज ये है ना अपने प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी में भी है, और थ्योरी में ये 10 नंबर का है, पर देखो 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उसमें से आपको 5 नंबर तो लाने ही लाने हैं। 10 में से अगर आपको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप एग्जाम पेपर अपने हाथ से खो चुके हैं, ये मानकर चलना। देखो डरना नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा एक बैलेंस्ड स्ट्रेस होना ज़रूरी है एग्जाम में। आप बिल्कुल केयरलेस होकर पेपर नहीं दे सकते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। चलो, तो मैं ओवरऑल अगर बात करूँ इसमें वेपन टेस्ट में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक टेबल है, इसको याद करनी है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो अपने इससे सही हो जाएंगे, अपन पास तो हो गए। अब उससे बाहर आ गए, अब अपन को ए ग्रेड के लिए करना है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो सफाई वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, सफाई की चिंदी कितने इंचेस की होती हैं, कितना क्या होता है, और साफ करने का प्रोसीजर क्या होता है, खोलने का क्या प्रोसीजर होता है, जड़ने का क्या प्रोसीजर होता है, और राइफल से रिलेटेड ग्राउंड में जो चीज़ें होती है। लाइक पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जब हम फायर कर रहे होते हैं तो सामने फायरिंग रेंज पर जो टारगेट्स लगे हुए होते हैं, उनके वहाँ क्या एक झंडा फहरता है। हाँ, जब फायरिंग हो रही होती है रेड रंग का झंडा फहरता है, इसका सिंबल ये है कि अभी यहाँ फायर हो रही है। जब फायर क्लोज हो जाएगी, फायरिंग क्लोज हो जाएगी, तब वो झंडा हम उतार लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। हम फायरिंग रेंज में जब जाते हैं तो हम सब यही बस मेरे को तो फायरिंग करनी ऐसा नहीं। वहाँ आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, आपसे कल जो भी पूछा जाए, आप अपने को खुद को फायरिंग मतलब रेंज में जहाँ आप फायरिंग रेंज में फायर करने जाते हैं, है ना, वहाँ पर इमेजिंग करना है और अपने आंसर्स ढूंढने, तो आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के एग्जाम में भी सेम ऐसा ही करना है। ओके, चलो। उसके बाद है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग में कुछ नहीं है, मैप रीडिंग में सीधा है, सिंपल है। वहाँ जाना है, देन बोलना है जय हिंद श्रीमान। मैं आपके मतलब जो भी आपका पूरा प्रोसीजर बोलने के बाद बोलना है, मैं आपके शब्द मेरे को पता नहीं कहाँ से आता है बट नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है कि आप मतलब जय हिंद श्रीमान। मैं मतलब जो भी आपका रेजिमेंटल नंबर बोल दिया, देन उसके बाद बोलना है कि मैप रीडिंग के लिए हाजिर हो श्रीमान। अगर वो नहीं बुलवाना चाहते हैं, उनके पास टाइम का शॉर्टेज है तो ठीक है, बट अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग। ओके। उसके बाद है ना, नोट के टाइप पूछे जा सकते हैं। नोट 3 टाइप की होती है, ट्रू नोट, ग्रीड नोट, मैग्नेटिक नोट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमारे पास बियरिंग भी 3 टाइप की होती है, सेम, है ना। ग्रीड, पता नहीं पेन क्यों नहीं चला, ग्रीड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग। ठीक है। अपने पास सर्विस प्रोटेक्टर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम मतलब जिसकी लेंथ और विड्थ है ना 6 इंचेस इंटू 2 इंचेस होती है। ये ध्यान रखना है, ये थ्योरी में भी काम आएगा, इन प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। सर्विस प्रोटेक्टर ना आपने बहुत बार थ्योरी क्लासेस में देखा होगा, उसको देख कर ये बोले ये क्या है बच्चों,
और अगर आपने ये नहीं बोला कि सर सर्विस प्रोटेक्टर है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है। एक आयताकार एक छोटा सा ऐसे स्केल जैसा होता है, उसके ऊपर कुछ मेजरमेंट्स लिखे हुए होते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और वो हाथी के दांत से बना होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जीपीएस की फुल फॉर्म पिछली बार सी सर्टिफिकेट में पूछी थी, कितनी सरल होती है और बच्चों ने गलत कर दी। ये क्या बात हुई? देखो, 4 ऑप्शंस आएंगे, चारों लगभग सेम होंगे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, ग्लोबल कुछ ऐसा, मतलब प्रिपरेशन सिस्टम, ऐसा कुछ भी ऐसा दे दे तो अपन को पोजिशनिंग याद रखना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कन्वेंशनल सिंबल्स आगे आएंगे, अपन देख लेंगे। देखो, एक चीज़ है कि कंपास का मैं यहाँ चित्र लाई हूँ, हमारे पास था तो नहीं है ना। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो नॉर्थ होता है उसकी डिग्रीज याद होनी चाहिए। नॉर्थ की 2 डिग्रीज होती हैं, 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, फिर ईस्ट की डिग्री याद होनी चाहिए 90 डिग्री, है ना। वेस्ट सॉरी साउथ की डिग्री याद होनी चाहिए 180 डिग्री, है ना। वेस्ट की डिग्री याद होनी चाहिए 270 डिग्री, है ना। ऐसे करके इनके जो मतलब सब ऑर्डिनल पॉइंट है उनका भी याद होना चाहिए, वो भी आगे आएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो बता देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मैप रीडिंग दोनों में। ओके, किसी को परेशानी हो रही हो तो बताओ। ज़्यादा हैक्टिक लग रहा हो कि मैम बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है, इंपॉर्टेंट बता कुछ तो वो भी बता सकते हैं। सही चल रहा है सभी? हेलो, यस मैम। चलो। यस मैम। ओके, मैप रीडिंग में है ना, मैप की परिभाषा पूछी जा सकती है कि देखो हम है ना, मतलब हमारा जो धरातल होता है, देखो अब तुम्हारे एमसीक्यूज हो रहा है ना, तो तुम्हारी एक बार भी वो हो गई, मैम अपनी इंग्लिश में ज़्यादा लिख दिया, मैम अपनी हिंदी में ज़्यादा लिख दिया, मैम अपनी हिंदी में ज़्यादा बोल दिया, इंग्लिश में ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब एमसीक्यूज में तो अब कराम ही है। ठीक है, धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, है ना, हम मानचित्र में किसी मापक के द्वारा प्रेजेंट कर देते हैं, है ना। उसे हम मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मापक 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 का क्या मतलब होता है? स्केल। स्केल है ना एक, मतलब जो अपन स्केल से कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो मतलब एक्चुअल मानचित्र को प्रेजेंट करती है। और ऐसे ही अगर मैं अभी जैसे जो डायग्राम बना रही हूँ, वो चित्र होते हैं, वो डायग्राम होते हैं। ठीक है, तो मापक एक निश्चित मेजरमेंट होता है ना, किसी भी चीज़ को निश्चित मापने के लिए एक अनुपातिक प्रणाली जो होती है वो माप स्केल होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, पिछली बार हालांकि नोट्स में अपडेट किया था, बट हुआ नहीं है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ। अपने जो मैप रीडिंग के जो सॉरी अपने जो मानचित्र के टाइप होते हैं, वो है ना 7 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं कि 7 होते हैं, ये बताओ। 7 होते हैं। 7। 7 होते हैं, है ना। तो इसमें एक जो भी छूट रहा है वो आप देख लेना, है ना। भूआकृतिक मानचित्र, है ना। अपने राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांख्यिकी, आर्थिक एवं सैनिक मानचित्र, इसमें एक जो भी छूट रहा है वो आप देख लेना, है ना। भौगोलिक है मैम। हाँ, वो भौगोलिक भूआकृतिक एक ही हुआ ना। फिजिकल फिजिकल अपने ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल, है ना, हिस्टोरिकल, है ना, स्टैटिस्टिक्स वाला, और अपने इकोनॉमिक और सैनिक वाला, मतलब अपना सैनिक को क्या बोलेंगे रे? मिलिट्री हाँ, आपका मिलिट्री। शायद। मिलिट्री वाला एक और बच रहा है कोई सा, आप देख लेना, है ना। 7 होते हैं, ये मैं मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है। एक चीज़ है, अभी आपको देखना है कि मैप में जो कंटूर लाइंस होती हैं वो किसको किसको प्रेजेंट करती है, ये तो आता है ना कंफर्म। हरा रंग वनस्पति को प्रेजेंट करता है, नीला रंग जल को प्रेजेंट करता है ना। पीला रंग एग्रीकल्चर लैंड को प्रेजेंट करता है, काला रंग मानव निर्मित आकृति को प्रेजेंट करता है, लाल रंग सड़कों को प्रेजेंट करता है, भूरा रंग अपनी जो धरातलीय आकृतियां होती हैं उनको प्रेजेंट करता है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद है ना, देखो ग्रीड के बारे में पिछली बार प्रश्न पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, बट आपने उसको गलत किया था। ऐसा पूछा था, अपनी जो ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग लाइंस होती हैं उनके झाल को क्या बोलते हैं? तो अरे यही भाई बात कर रही हूँ ना, ईस्टिंग और नॉर्दिंग लाइन, वही अक्षांश देशांतर, एक ही बात हुई ना। तो जहाँ झाल शब्द आ गया वहाँ आपको सोचना ही नहीं था, ग्रीड करना था। बियरिंग करके आ गए, बियरिंग ऑप्शन में था। बियरिंग तो कहाँ, बियरिंग तो एक मापक है, बियरिंग की कहाँ अपन बात कर रहे हैं? दिक्मान होता है बियरिंग। और ग्रीड की बात होगी जहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को, या नॉर्दिंग एंड ईस्टर्न जो लाइन होती है, ईस्टिंग और नॉर्दर्न जो लाइन होती है, सॉरी ईस्टिंग और जो नॉर्दर्न लाइन्स होती हैं उनके जाल को अपन ग्रीड बोलते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद है ना, आपको उसको सिंबल्स याद होने चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट लिखे जो हर बार पूछते हैं, हर बार, और मतलब आपको कल के मैप रीडिंग में भी पूछ सकते हैं, उनको आपको याद रखना है। मतलब बाकी तो सारे ही याद रखने हैं, आप देख लेना एक बार के लिए, बट ये जरूर याद रखना। मंदिर का इस तरीके का होता है ना। मस्जिद का ऐसा होता है, उसके 2 कॉर्नर्स अलग से और निकले होते हैं। ईदगाह में ऊपर नहीं होता है, बट ऐसा होता है ना। मकबरा इस तरीके का होता है। गिरजाघर है ना, एक वो ऐसा चिन्ह बना हुआ होता है क्रिश्चियंस का जो होता है ना वो। पक्के घर में है ना 2 ऐसे डोट्स बने हुए होते हैं। किला इस तरीके का होता है। बांध में है ना एक लाइन होती है, इसमें छोटे छोटे ऐसे डोट्स बने होते हैं। कब्र में है ना ये 3 ऐसे बने हुए होते हैं। कुएं में एक छोटा सा गोला होता है ब्लैक कलर का, है ना, राउंड शेप में होता है बिल्कुल। युद्ध स्थल में कुछ नहीं होता है, 2 कैंची होती है ना। और 2 कैंचियों के वो ऐसे, एक सेकंड, 2 कैंचीज होती हैं, उनके ऐसे ऐसे से बने हुए होते हैं, मतलब तलवार की वो मियान जैसे बने हुए होते हैं, तो उनको अपन युद्ध स्थल बोलते हैं। और रेलवे स्टेशन में ना RS ऐसा लिखा होता है, और रेलवे स्टेशन, सड़कें वगैरह, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, बट मैंने एक मतलब ओवरव्यू रखा है कि पुराने प्रीवियस ईयर में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिए हैं और बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल। ठीक है, देखो अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कभी, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं बोल रही हूँ क्या आ सकता है। एक इन्फेंट्री में सबसे हायर टू लोअर ऑर्डर की अपन बात करते हैं, तो अपन कोर से चलते हैं, डिवीजन, ब्रिगेडियर, सॉरी ब्रिगेड, बटालियन, कंपनी, प्लाटून और सेक्शन, ऐसे चलते हैं अपन ऊपर की साइड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये तो पता है ना, इसके सिंबल तो बहुत बार अपन देखे हैं। सेक्शन में 1 डॉट होता है, प्लाटून में 2 डॉट होते हैं, कंपनी में एक ऐसे वर्टिकल लाइन होती है ना, बटालियन में 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं, ब्रिगेडियर में ब्रिगेड में मतलब क्रॉस होता है, अपने डिवीजन में 2 क्रॉसेस होते हैं, और अपनी जो कोर होती हैं, जैसे आपने देखा हो नेशनल कैडेट
कोर है ना। तो जब कोर आप देखते हैं तो कोर में 3 ऐसे क्रॉस होता है, ऐसे 3 क्रॉस होते हैं तो वो कोर होती है। और एक मतलब इस इन्फेंट्री में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन्फेंट्री का मतलब आपको बनाना पड़े तो एक रेक्टेंगुलर बनाना है और उसमें 2 क्रॉस ऐसे लगा देने हैं, ठीक है। तो वो इन्फेंट्री का सिंबल हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना हालांकि मैम हम्म, हमें यूनिट पे पिछले साल ये जो प्लाटून है उसके 3 डॉट करवाए हुए थे। बुक में 2 थे तो फिर सर ने कहा था कि 1 डॉट और होता है तो तुम्हें 3 मार्क करना है। नहीं 2 ही होते हैं, बट हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोला है तो 3 कर लीजिए, कोई नहीं। ऑफिशियल साइट पे तो 2 ही दे रखे हैं, है ना। मैंने बुक से नहीं लिया है ये। चलो कोई बात हाँ मैम वही कंफ्यूजन थी इसलिए। नहीं कोई नहीं। देखो होता है, मैं एक चीज़ बताऊँ, अपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। मैंने आपको यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन सॉल्व कराए हैं, तब जाके अपने बच्चे तो फिर भी इतने कम कन्फ्यूजन वाले हैं। बाकी आप तो हर ड्रिल में कन्फ्यूज है, वो ड्रिल के इन्वेंशन को लेकर कन्फ्यूज है। तो फिर ये तो बड़ी चीज़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, हालांकि नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा, अपने छोड़ो। बट आ जाए तो देख लेना, 3 डॉट हो तो भी प्लाटून डाल लेना और 2 डॉट हो तो भी डाल लेना। और उन्होंने बोला है क्योंकि देखो एग्जाम लेने वाले भी वही हैं, तो आपको 3 बनना जरूरी है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने देखो अभी कॉर्डिनल पॉइंट की, देखो मैंने वहाँ कंपास की बात करी थी कि कंपास की डिग्री की, है ना। मैं यहाँ पे भी कंपास की डिग्री की बात कर रही हूँ, बट मैं यहाँ 4 कॉर्डिनल पॉइंट की बात कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि कॉर्डिनल पॉइंट 4 होते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होती है कॉर्डिनल की, मुझे नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी, बट जो भी होती है देख लेना। कोई नहीं, अभी तो दोनों में आ रहा है ना पेपर यार, इंग्लिश हिंदी में दोनों में आ रहा है और क्वेश्चन ही तो करना है ना। तो देख लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसके 4 कॉर्डिनल पॉइंट होते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, बट है ना इनके बीच में जो पॉइंट्स होते हैं, है ना, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इनकी डिग्रीज भी हमें थोड़ा पता हो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको कल आप जब मैप रीडिंग में जाएंगे तो आपको पूछ सकते हैं कि 190 डिग्री जो ईस्ट है उसका वेस्ट क्या बनेगा। तो 270, अब तो 270 वैसे भी रट के गए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर आप फिर भी आपको लगे कि नहीं आ रहा है, सर 1 मिनट कंपास देना, मैं बता दूँ, कंपास देख के बता, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ में मैंने आपको बताया 0 डिग्री एंड 360 डिग्री दोनों होता है, ठीक है। फिर अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे 45 डिग्री, ठीक है। फिर 90 डिग्री, मतलब 45 जोड़ते जाओ तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हो जाएगी, है ना। 90, फिर साउथ ईस्ट में 135, है ना, फिर 180, है ना, 225, 270, 315, है ना। ऐसे करके इसकी डिग्री थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। और नहीं याद हो तो इतनी माता पच्ची करनी नहीं है। 0, 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, ऐसे प्लस प्लस करते जाना है और 6 ऐसे लाइनें खींच देनी है और बना देना, इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास की फुल फॉर्म बोले तो बहुत बार अलग अलग तरीके की अपन इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो वैसे तो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, बट इसका पूरा ऐसा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, आइसो प्रोफाइल प्रिज्मेटिक कंपास, इसका पूरा फुल फॉर्म आप याद करना चाहो तो। मतलब ये वाला जो कंपास है इसकी फुल फॉर्म जो है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना है। और आइसो प्रोफाइल करके ऐसा कुछ आए तो उसको भी बीच में लगाना भाई, है ना। और इसकी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसमें नोच होता है, नोच कहाँ होता है, क्योंकि वो सामने होगा तो पूछ लेंगे बेटा इसकी नोच कहाँ है, टंग कहाँ है, लीड कहाँ है, हेड कहाँ है, विंडो कहाँ है, कार्ड कहाँ है, प्रिज्म कहाँ है, रिंग कहाँ है, हेयरलाइन कहाँ है। तो अपन को ये पता नहीं चाहिए। वो तो देखो हेयरलाइन नाम से ही सुनाई दे रहा है, हेयरलाइन हेयरलाइन सामने दिखती है तो वहाँ आप देख लेते हैं। इसका पूरा नाम याद रखना है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, ओके। उसके बाद बियरिंग, बियरिंग मैंने आपको फॉरवर्ड बियरिंग बैकवर्ड बियरिंग पता चलती है। यस मैम। एक को भी नहीं आती तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि देखो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मेरे बच्चों को सब आता है, लेकिन उस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। इसलिए मैं इतना ऐसे चले जा रही हूँ कि बात चलो चलो चलो, खाली आपको जो हेजिटेशन हो रही है वो थोड़ी कम हो जाए। बाकी मेरा पढ़ाने का मकसद नहीं है आज के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को इतना आता है, ठीक है। हालांकि पूरे साल नहीं मिले तो चलो ओके। फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग में कुछ नहीं होता है ना। अब मैंने एक आपको छोटा सा फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले से काम करना है। ऐसा फॉर्मूला कोई भी नहीं बताया, बट अपने बताया रखा है ना, कि अपना जो फॉरवर्ड बियरिंग होता है ना, अगर वो 180 डिग्री से कम है ना, तो उसमें 180 डिग्री जोड़ दो, ठीक है। जैसे 8 है तो 8 तो कम है ना 180 डिग्री से, तो 180 डिग्री में अपन ने क्या कर दिया, +8 कर दिया, तो उसकी बैकवर्ड बियरिंग क्या आ गई, 188 डिग्री, ठीक है। और अगर अपने मतलब जैसे अपनी फॉरवर्ड बियरिंग 110 है, सॉरी 210 है ना, मतलब 210 है, तो 210 है तो ये तो ज़्यादा हुई 180 से, तो अपन इसमें से माइनस कर देंगे 180 को। तो जब अपने माइनस कर दिया तो ये कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो मतलब कम है 180 से तो प्लस कर दो, ज़्यादा है तो माइनस कर दो, और उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड बियरिंग दोनों निकाल सकते हो। सर्विस प्रोटेक्टर पर अपन बात कर चुके हैं, ये हाथी के दांत से बना होता है। इसमें और भी एलिमेंट्स मिलाते हैं, लाइक लकड़ी, प्लास्टिक के पट्टे वगैरह, है ना। और ये 6 इंचेस इंटू 2 इंचेस रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ होता है। ये चीज़ ध्यान रखें। ये सब चीज़ें अपन देख चुके हैं, ट्रू नोट, ग्रीन नोट, मैग्नेटिक नोट। अपन नोट को कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सारे टाइप हैं। हम है ना घड़ी से कर सकते हैं, सन से कर सकते हैं, मून से कर सकते हैं, स्टार से कर सकते हैं, जीपीएस से कर सकते हैं और कंपास से कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर आपने इसमें एक भी चुक गए तो इस बार एमसीक्यूज का पेपर है और उसमें एक कोई ऐसा ऑप्शन आएगा जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट लगने में सेम लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको इनसे नोट मतलब अपन को मिलता है, मतलब अपन नोट को फाइंड कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये पता चलती है नोटिंग और स्ट्रिंग लाइन, तो इधर है। जी मैम। ये सबको समझ में आया हो तो मुझे हाँ एक ये याद रखना, नेविगेशन पार्टी। नेविगेशन पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जो रात्रि में मार्च करती है। मतलब ऐसा एक सैन्य दल होता है ना, एक ऐसा सेना की एक ऐसी टुकड़ी होती है जो रात में मार्च करती है, मतलब रात में एक पहरा लगाती है, गश्त देती है, तो उसको अपन नेविगेशन पार्टी बोलते हैं, अगर उसकी कहीं परिभाषा पूछ लिया आपसे तो, ठीक है। नोटिंग और स्ट्रिंग लाइन में कुछ नहीं होता है। नोटिंग और स्ट्रिंग लाइन है ना, ग्रिड रेफरेंस के मतलब जो ग्रिड रेफरेंस होता है वो नोटिंग और स्ट्रिंग लाइन की जो वैल्यूज होती हैं उनको देख के निकालते हैं। पिछली बार क्या पूछा देखो, GR,
मैंने 50 बार चिल्ला के बोला था कि जीआर की फुल फॉर्म होती है ग्रीड रेफरेंस। यहाँ पे भी ग्रीड रेफरेंस लिख रखा है, बताया तब भी 5 बार बोला अपन ग्रीड रेफरेंस निकाल रहे हैं इस चीज़ का, और फुल फॉर्म आई सिर्फ इतना भी नहीं पूछा स्टिंग नॉर्दिंग किसका क्या निकालना है, कुछ नहीं, सिर्फ ये पूछा जीआर की फुल फॉर्म होती है ग्रीड रेफरेंस। ओके, है ना। देखो स्टिंग लाइन जो होती है, सॉरी हाँ, स्टिंग लाइन जो होती है ये वर्टिकल जो लाइंस है ये स्टिंग लाइंस है ना। और जो नॉर्दिंग लाइंस होती हैं ये वो सॉरी ये हॉरिजॉन्टल जो है ये है ना नॉर्दिंग लाइंस होती हैं अपनी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें ना 4 फिगर और 6 फिगर निकालते हैं। 4 फिगर 6 फिगर निकालना आता है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, एक सेकेंड, यहाँ कोई पॉइंट है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट मतलब आप देखना पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, आप देख लेना एक बार। चलो, यहाँ एक पॉइंट है, तो अगर अपन इसकी मतलब 4 फिगर निकालेंगे है ना, तो अपन को पहले स्ट्रिंग लाइन देखनी है। तो स्ट्रिंग लाइन इसकी कौन सी है? 44, ठीक है। और इसकी नोटिंग लाइन कौन सी है? 22, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा 4422, तो ये इसका 4 फिगर निकल जाएगा। 4 फिगर बहुत आसान होता है, ठीक है। अब सेम है ना, अपन को मतलब जैसे अपन को यहीं एक पॉइंट होता और अगर अपन को 6 फिगर निकालना है, तो 6 फिगर में क्या होता है कि ये जो डिब्बा होता है ना, हम इसमें ना इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं 10, ठीक है। एक एक तो इधर है ये, तो अपन 9 लाइंस बनाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 लाइंस बनाते हैं। तो ये पॉइंट जिस लाइन पे आता है वो लाइन अपन को ध्यान रखनी इधर भी, और इस साइड भी अगर अपन ऐसे ऐसे खींचेंगे इस बॉक्स में लाइंस, तो वो चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। फिर उसमें क्या करना है, जैसे सेम इसमें जैसे एक पॉइंट लगाया है ना, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे कि इसका स्टिंग का 43 ले रहे थे, तो 43 तो लिखना ही है, ठीक है। और इधर इसका नॉर्दिंग का 21 ले रहे थे, तो 21 भी अपन को लिखना ही है। बट इनके बीच बीच में एक शब्द और आएगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो है ना, मतलब जो स्टिंग होती है, स्टिंग में ये जो छोटी लाइन जितने नंबर पे होती है, मतलब 1 2 अपन काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये देखो ये इसमें मैंने काउंट कर रखा है उस तरीके से। तो 1 2 4 जहाँ पे आती है, मान लो 4 पे आई, तो सबसे पहले स्टिंग वाली लिख देंगे कि ये 4 पे आई, है ना। और फिर वेस्टिंग में मान लिया इधर से है ना ये 2 नंबर पे आई, तो ये लास्ट में 2 नंबर ऐसे लिख देंगे। तो ये 4 फिगर एंड 6 फिगर हो जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया तो मुझे पर्सनली समझ में से बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, फिर नहीं तो बहुत अभी भी बहुत लंबी हो गई मुझे तो ऐसा लग रहा है। ओके, समझ में आया ना? यस मैम। हाँ, ओके। देखो कॉन्टूर लाइंस के बारे में अगर प्रैक्टिकल में पूछे तो बोलने के सर समुद्र तल से जितनी भी ऊंचाई पर जिन स्थानों को मतलब समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम कॉन्टूर रेखा कहते हैं, है ना। और बेंचमार्क के बारे में पूछे कि बेंचमार्क क्या होता है, तो बेंचमार्क एक परमानेंट मार्क होता है ना, जिसको देख के अपन है ना कोई भी रिकॉर्ड वगैरह वो करते हैं, जैसे अपने एफएस में लगे हुए ना, है ना, कि इतना इतना भराया है, मतलब कोई चीज़ देख कर अपन को ये पता चला हाँ ये तो इसका बेंच मार्क है, तो वो चीज़ है। कोई भी रिकॉर्ड या डेटा मतलब अपन को लेना होता है उसके लिए, ठीक है। और बियरिंग में ना अपन सर्विस प्रोटेक्टर को जो मेजर करते हैं ना, मतलब सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से अपन जिसका मेजरमेंट करते हैं वो होती है बियरिंग, है ना। वो क्लॉकवाइज चलती है ये चीज़, यानी बियरिंग में अपन फॉरवर्ड बैकवर्ड बियरिंग 2 टाइप पढ़े हैं। देखो इस चीज़ में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, मैं मैप रीडिंग में क्या पढ़ूँ, ये चीज़ें पूछते हैं कि रिज क्या है ना, कोल क्या है, स्पर क्या है ना, नोल क्या है ना, पठार, ये तो तीनों चारों पता ही चल रहे हैं सामने सामने, पर्वत पठार पहाड़ मैदान, है ना। नोल में ऐसा होता है बहुत सारी पहाड़ी होती है, उसके पास में एक छोटी सी पहाड़ी होती है। स्पर में कुछ नहीं है, मैदान होता है, बट थोड़ा सा आगे जाके एक पर्वत जैसा कुछ निकला हुआ होता है, ठीक है। शेडल में कुछ नहीं होता है, 2 पर्वत होता है, उसके बीच में जो दबी हुई भूमि होती है उसको शेडल या कॉल कहते हैं, है ना। और रिज में क्या होता है, रिज में कुछ नहीं होता है, एक मतलब जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं थोड़ा पठार है, कहीं वापस पहाड़ है, बट वो एक ही मतलब उसके जो शिखर होता है ना वो एक ही लाइन से होकर गुजरता है, उसको रिज बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, और कुछ भी नहीं है इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और मतलब इसमें 2 4 और भी टर्मिनोलॉजी है, जैसे डेड ग्राउंड क्या होता है वगैरह। तो डेड ग्राउंड का नहीं कि मर गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब वो बंजर पड़ा हुआ है, लाइक उस तरीके की उसमें चीज़ें हैं। और ठीक है, तो इसमें ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा ध्यान रखनी है, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है मैप रीडिंग में। कंपास इस तरीके का दिखता है, चलो फोटो भी आ गया अपने पास है, इतनी तो मेहरबानी है अपने पास, यूनिट वाला बस यही है जो अपन ने चुरा लिया फोटो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहले तो मैं जैसे थ्योरी एग्जाम होता था तो मैं ये बोलती थी किसी कोई भी 5 पार्ट याद कर लो, लिखनी ही तो है, तुम लिख लेना कोई से भी तुम्हें जो मन पसंद आए। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी जिस पार्ट के बारे में जब पूछा जाएगा कि भाई हेयरलाइन क्या काम आती है तो ध्यान रखना पड़ेगा, बट फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है, इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ याद रखना, मेरे को अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है, बट जो लीड होती है ना, उसमें कोई एक एलिमेंट भरा जाता है, वो क्या एलिमेंट होता है वो देख लेना आप, है ना। मेरे को नहीं याद आ रहा है, मैं माइक्रोबोल। नहीं यार, चलो मैं कंफर्म करके बताऊंगी, नहीं तो और तुम कंफ्यूज हो गए, छोड़ो। आइसोबोल में कंपास का लिक्विड है जो अंदर भरा जाता है। मुझे नहीं याद आ रहा, बट हाँ चलो आपको पढ़ाया है तो आप कर लीजिएगा। ऐसा बोल क्या बोल रही हैं जो भी आप, बट नहीं मेरे हिसाब से नहीं, मैं कुछ और बात करी थी मैं। हम्म, चलो कोई बात नहीं, जो भी है आप देख लेना, आपके हिसाब से आपके लिखाया हो, आपके नोट्स में कहीं हो तो आप कर लेना, वैसे इतना डीप नहीं जाएगा। यही देखो, अगर इन लोगों ने लिखवाया है तो वही पूछने वाले हैं, तो वो पूछ सकते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ बस। ये तो मैंने बता दी कि मैप पे ये लाइनें क्या क्या प्रेजेंट करती हैं, सड़कों को प्रेजेंट करती हैं, वनस्पति को प्रेजेंट करती हैं, मकानों को प्रेजेंट करती हैं, नीले रंग की एग्रीकल्चर लैंड को प्रेजेंट करती है, वो कुछ नहीं है। बैकवर्ड बियरिंग फॉरवर्ड बियरिंग, फॉरवर्ड बियरिंग का फॉर्मूला मैंने बता दिया। 180 से छोटा है तो 180 प्लस कर दें, 180 से बड़ा है तो 180 माइनस कर दें, और बैकवर्ड बियरिंग आ जाएगी आपकी। सेम ऐसे ही ये दे रखा है तो उल्टा कर लो भाई, बात ही क्या है ना। और बियरिंग का जो मेजरमेंट होता है वो हम सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये चीज़ें डिफाइन करने के लिए आती है एग्जाम में, बट अभी ऐसा नहीं आएगा, अभी तो उसकी डेफिनेशन आएगी, हम पूछेगा कि ये किसका प्रकार है, मतलब ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, इसमें सारे तरीके के सिंबल हैं, ज्योग्राफी वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें सारी चीज़ें, है ना, कौन सी कहाँ चीज़ें होती हैं। मैंने पहले भी वहाँ इंपॉर्टेंट जो थे वो बता दिए, बट इसमें से अगर किसी को लगे कि मुझे थोड़ा और देखना है तो वो देख सकता है एक बार के लिए।
अब देखो एफसीबीसी में ना ग्राउंड के जो टाइप होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 टाइप होते हैं, हालांकि मेरी स्लाइड इधर उधर हो गई तो मैंने इसके 6 टाइप पता नहीं इधर उधर कर दिया, तो आपको आप देख लेना एक बार। बट इसके 6 टाइप होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो एमसीक्यूज पेपर में है ना वो ये नहीं, देखो पहले तो ऐसा था कि मैंने कभी ये नहीं बताया कि कितने टाइप होते हैं, मैंने सीधे नाम बताया, उनका क्या काम है वो बताया। बट अभी के लिए ऐसा नहीं है, उसको क्वेश्चन को स्टैटिक बनाने के लिए वो लोग ऐसे पूछ रहे हैं ग्राउंड के कितने टाइप होते हैं। अरे यार मैं गिनने लग गई, मैंने कहा कितने होते हैं, डेड होता है, ओपन होता है ना, लो होता है। और मैंने क्या जैसे ओपन और फ्लैट दोनों साथ में लिख दिए थे, तो मेरे तो दिमाग में फ्लैट भी चला था, मैंने कहा यार फ्लैट भी होता है, तो मेरे तो 7-8 हो रहे हैं। मैंने कहा यार कितने कितने ऑप्शन ही नहीं है। फिर मैंने शांति से सोचा, मैंने कहा 6 होते हैं, है ना। अब 6 कौन से होते हैं वो मुझे एडजस्ट करने हैं। तो फिर मैंने उसको बहुत ही मशक्कत करके इसको 6 को बनाया। अभी इसमें कुछ रह गए हो तो आप देख लेना, डेड, ओपन, लो, ब्रोकन, हाई और स्लोपी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद ये कैसे कैसे होते हैं वो तो आपको पता है, आपने बहुत बार ग्राउंड में भी इस चीज़ को झेला है कि ये तो नाम से ही पता है, डेड है ना, ओपन है मतलब फ्लैट है, एक तरीका लो है मतलब थोड़ा नीचा है, दबा हुआ है, जहाँ पे सैनिक छिप सकते हैं आराम से, ब्रोकन है मतलब कटा फटा है उस तरीके का है, हाई है ऊंचा है थोड़ा, है ना, स्लोपी है मतलब ढलान जैसा है थोड़ा, स्लोप थोड़ा है ना, ऐसा इस तरीके का। कवर के कितने टाइप होते हैं, कवर फ्रॉम व्यू एंड कवर फ्रॉम फायर, ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। ये दोनों मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको बहुत बार बता रखे हैं, नहीं समझ में आए तो बता देना। एफसीबीसी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो अपन ने नहीं बता रखा हो। ये देखो ये सवाल पिछले बनाया था और आपने किया नहीं, फिर बोलो मैम आपका आया ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से नहीं आए। ये देखो मैंने लिख रखा है फील्ड सिग्नल्स, ठीक है, हैंड वेपन एंड विसल। ये पूछा था कि जो वेपन है ना, वो कौन सा मतलब प्रकार है, किसका प्रकार है। और फिर है ना उसमें ऑप्शन थे फील्ड सिग्नल्स, फील्ड फायरिंग, फील्ड ये फील्ड वो। तो भाई फील्ड सिग्नल के टाइप है ना, हैंड, विसल और वेपन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमारे जो छिपाव होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मैंने बहुत बार बता रखे हैं, कंसीलमेंट और कंप्लास। ठीक है, कंसीलमेंट जो होता है ना, तो मैंने आपको बोला था कुछ याद रखने की ट्रिक बताई थी ना, मैं खुद ही भूल गई ट्रिक तो। कंसीलमेंट होता है जो नेचुरल मतलब जो छिपाव हम करते हैं, और जो हम मेन में छिपाव करते हैं वो कंप्लास होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और वाटर क्रॉसिंग के मेथड्स कुछ नहीं है, अगर नहीं याद हो तो छोड़ देना, बम्बू से बनाते हैं, टीन से बनाते हैं, ग्राउंड शेड से अपन करते हैं, वाटर मेथड से करते हैं, बोतल बेल्ट बांध कर ऐसा, तो ये छोड़ देना कोई बात नहीं। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि एफसीबीसी में अपन को कुछ चीज़ें याद, एफसीबीसी तो बहुत अच्छे से अभी आएगा, अभी देखते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, थोड़ा कुछ रामायण समझ में आ रही है या मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी चल रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है, बताओ। नहीं मैम ठीक है। क्योंकि हम ना अपन मतलब ओवरऑल एक रिविजन दे रहे हैं, थोड़ा सा अपन को चीज़ें पता चल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है मतलब थ्योरी तो, मतलब मैंने ये 2-3 तो थ्योरी के हिसाब से बताई क्योंकि ये थ्योरी में भी है, बट मैं अभी प्रैक्टिकल में खत्म कर दूंगी ना, तुम्हारा कल इतना लोड नहीं आएगा। मैं थ्योरी की क्लास तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगी सुबह के लिए। ओके, उसके बाद देखो है ना जो एफसी होता है उसको है ना क्षेत्रकला या क्षेत्र कौशल भी बोलते हैं, और बीसी जो होता है बैटलक्राफ्ट युद्ध कौशल होता है, इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, है ना। अपन जो क्षेत्र कौशल होता है मतलब युद्ध करते हैं अपन जिस समय में, तो अपन वहाँ की जो लैंड होती है, वहाँ के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका अपन मतलब बहुत मतलब मैक्सिमम लेवल पे बहुत अच्छा उपयोग करते हैं उस चीज़ का, तो हमारा क्षेत्र कौशल होता है, वो हमारा फील्ड क्राफ्ट होता है। ठीक है, और जैसा हम युद्ध करते हैं वो हमारा युद्ध कौशल होता है, मतलब ये चीज़ दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। ठीक है, इसके उद्देश्य होते हैं फाइंड करते हैं, फॉलो करते हैं, फूल बनाते हैं, फिक्स करते हैं, फायर करते हैं, ये चीज़ें तो मैं बता रखी है बहुत बार। पूछ लेना कि फील्ड क्राफ्ट में कितने एम होते हैं, तो 5 एम होते हैं, फाइंड करते हैं, फॉलो करते हैं, फूल बनाते हैं, फिक्स करते हैं और फायर करते हैं। ओके, उसके बाद इसके 6 मुख्य भाग होते हैं, है ना। उसके 6 मुख्य भाग देखो, पिछली बार भी ऐसे ही पूछा और सिर्फ नाम नाम से क्वेश्चन बनाया, इस बार भी नाम नाम से क्वेश्चन बना सकते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जजिंग डिस्टेंस, है ना, आड़ लेना मतलब कवर करना। ठीक है, ये कंसीलमेंट और कंप्लास मैंने बता दिया, छिपाव और छलावरण, है ना, हिंदी इसकी थोड़ी ऐसी होती है तो इंग्लिश में अपन ने देख लिया। लक्ष्य पहचानना और संकेत करना, है ना, मतलब अपने टारगेट्स को पहचानना, इंडिकेट करना। फायर एंड मूवमेंट और फील्ड सिग्नल्स मैंने आपको 3 बता दिए पहले भी ऊपर। अभी जजिंग डिस्टेंस से मैंने आपको बता दिया यूएसए के एच बी। ठीक है, यूनिट, सेक्शन, अपीरियंस की रेंज, हाल्विंग और ब्रैक्टिंग। ठीक है, ये इसके मेथड्स होते हैं। अब ये तो पता चलता है ना यूनिट मेथड क्या होता है, सेक्शन मेथड क्या होता है, अपीरियंस क्या होता है। हम्म, ये भी नहीं आता है तो मत बोलना भाई, मैं मर जाऊंगी कि कुछ नहीं आता। आता है मैम। हाँ, ये तो समझ में आता है ना कि भाई जैसे जैसे यूनिट होती है उससे अपन अनुमान मतलब अपना जो टारगेट का अनुमान लगाते हैं वो यूनिट मेथड हो जाएगा, है ना। अपन अलग अलग दूरी पे खड़े हैं और अलग अलग अपन को चीज़ें अलग अलग प्रतीत हो रही हैं, मतलब अलग अलग रही, तो वो अपीरियंस मेथड हो जाएगा, है ना। ब्रैक्टिंग मेथड में अपन है ना मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जो होती है उसका है ना अपन रेशियो लेते हैं ब्रैक्टिंग में। ठीक है, फिर सेक्शन में अपन है ना जो सैनिक मतलब जो अपने सोल्जर्स होते हैं जो जो दूरी का अनुमान लगाते हैं वो, और जो हमारी मतलब एस्टिमेटेड जो दूरी होती है उनका हम दोनों का औसत निकालते हैं, तो वो सेक्शन हो जाती है ना, सेक्शन एवरेज मेथड हो जाता है। और की रेंज में अपन क्या करते हैं, की रेंज में है ना मतलब अपन पहले से एक दूरी याद करते हैं, है ना। और फिर उसमें है ना मतलब पहले से कोई दूरी बनी हुई होती है उस मतलब उस ग्राउंड में, उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि वो खंबा, अपन को पहले पता होता है कि ये खंबा 5 मीटर यहाँ से, है ना। तो अपन जब इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हम जब क्षेत्र कोशिश कर रहे होते हैं तो हमको ये चीज़ का पहले से अनुमान होता है, तो वो होती है की रेंज मेथड। ठीक है, और हाल्विंग मेथड में अपन क्या करते हैं कि जो हमारा टारगेट होता है उसको आधा कर देते हैं कि चलो हमारा टारगेट वो है, हम अब इसको 10 मीटर कर देते हैं, और फिर है ना फिर उसको वापस जब उसका मतलब डिस्टेंस का अनुमान लगाते हैं तो उसको डबल कर देते हैं और फिर उसको गिनते हैं, तो वो होती है हाल्विंग मेथड। तो ये चारों पांचों आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कल पूछ ले कहीं कि हाल्विंग मेथड क्या होता है, तो सर ये कि लक्ष्य की जो आधी दूरी होती है उसका अनुमान लगाकर उसकी उस दूरी को डबल कर देते हैं, अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उसको हाल्विंग मेथड बोलते हैं। ऐसे की रेंज मैंने बताई दिया कि पहले से अनुमानित होती है, सेक्शन में मैंने बता दिया कि है ना सैनिक की जो दूरी होती है वो और जो हमारी एस्टिमेटेड होती है उन दोनों के बीच का औसत
ठीक है। ब्रैकेटिंग में मैंने बता दिया मिनिमम मैक्सिमम वाला, है ना। और सेक्शन में मैंने बता दिया कि सॉरी अपीलियंस में मैंने बता दिया कि हमें आभास होती चीज़ें, ये यहाँ है वो वहाँ है, इतने इतने दूरी पे इतना दिखेगा, उतनी दूरी पे उतना दिखेगा, तो वो अपना अपीलियंस मेथड होता है। और अपना जो यूनिट मेथड होता है उसमें अपन कोई भी यूनिट मेजर रखते हैं हमारी सुविधा के लिए कि ये 100 गज है, ये 5 गज है, ये 10 गज है, ये 50 सेंटीमीटर है, ऐसे। तो ये चीज़ें अलग। ओके, ज़्यादा तो नहीं हो गया रे। हार्ट दो प्रकार की होती है, कवर फ्रॉम व्यू एंड कवर फ्रॉम फायर, है ना। शत्रु अपन जैसे है ना, व्यू तो वही है कि ऐसी कोई चीज़ जैसे अपन शत्रु से बचते हैं ना, कोई कोई चीज़ ऐसे ले लेते हैं व्यू में जो दिख रहा है, जैसे झाड़ियाँ वगैरह दिख रही है तो। और फायर, फायर में अपन गोलीबारी से बचने के लिए किसी पेड़ और मतलब उसका सहारा लेते हैं उस तरीके का, तो वो फायर हो जाते हैं फायर से बचने के लिए। कंसीलमेंट और कम्फ्लास, इसका मैंने बता दिया, छिपाव और छलावरण नेचुरल, है ना, छिपाव और छलावरण मैनमेड, ठीक है। लक्ष्य को पहचानने का संकेत, देखो इसमें भी ना ग्राउंड के प्रकार पूछे थे। ग्राउंड कितने प्रकार के होते हैं? डिस्टेंस के लेवल पे तो 3 प्रकार के और बाकी 6 शायद, हाँ 6। 6, अगर 3 नहीं है ऑप्शन में 6 करने हैं। वो वैसे भी पूछेगा कि किसके आधार पे, बट फिर भी जैसे अभी ओवरऑल पिछले बी में है ना, ऐसे ऐसे पूछ लिया था कि ग्राउंड के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन में था ही नहीं और 3 करना भी नहीं था, 6 करना था, क्योंकि ओवरऑल अपन जब ग्राउंड की बात करते हैं तो 6 टाइप के ग्राउंड होते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अभी मैंने बात करी है ऊपर फिर भी। और अपन जब हाथ से डिग्री देखो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि हाथ से जो डिग्री बनाते हैं वो मैक्सिमम कितनी होती है, पर देखो उसमें 19 ऑप्शन नहीं था, बट उसमें 12 डिग्री ऑप्शन में था, तो देखो 19 ऑप्शन में नहीं है तो 12 ही होगी मैक्सिमम। अपने 3 मिनिमम होती है, 3 डिग्री मिनिमम होती है, फिर 8 डिग्री होती है, फिर 12 डिग्री होती है, फिर 19 डिग्री होती है, तो 19 मैक्सिमम होती है, बट ऑप्शन में नहीं था, तो कोई बात नहीं, नहीं था तो मैं मम्मी तो आ ही नहीं रहता, क्यों नहीं आ रहा था। इसका मैं एक डायग्राम लगाना भूल गई, हालांकि मैंने पहले पिछली वाली क्लास में बताया कि 3 डिग्री कैसे होती है, अंगूठा निकला होता है और एक अंगुली ऐसे ऊपर की साइड होती है, तो 3 डिग्री को दर्शाता है। 8 डिग्री कब होगी, जब अपने जो मतलब ये जो मतलब अपनी अंगुलियों के जो ये मतलब अंगुलियां होती है ना उनकी जो, बंद मुट्ठी। हाँ बंद मुट्ठी जो होती है ना, उनको टू 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 करके वो 4 होती है, उनको अपन 8 डिग्री गिनते हैं। अपन जब हाथ को पूरा खोल देते हैं, पांचों फिंगर बताते हैं तो 12 डिग्री होती है, उनको थोड़ी सी चौड़ी करके बताते हैं तो 19 डिग्री होती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये प्रश्न आया था पहले और गलत नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद फील्ड क्राफ्ट में अपन संतरी की बात करते हैं। संतरी क्या होता है? संतरी एक निगरानी करता है, एक सचेतक होता है, एक जवान होता है जो निगरानी करता है प्रवेश देने। तुम भी बनते हो ना संतरी कैंप वगैरह में, वही संतरी। गश्त लगाना, पेट्रोलिंग करना, है ना, ये क्या चीज़ है? कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, रैकी पेट्रोलिंग और प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। पिछली बार पूछा था बच्चों को प्रैक्टिकल में कि पेट्रोलिंग क्या होती है, सब पता नहीं। ऐसे हल्के वाहन वाहन पर घूमते हुए क्षेत्र की निगरानी करना। एक छोटा सा एक हल्का वाहन होता है, उसके ऊपर गश्त लगाते हैं जवान, उसके ऊपर सवार होके, तो उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। 2 टाइप की होती है, रोकी रैकी और प्रोटेक्टिव। ये बताना है, ये कल पूछेंगे। अम्बूस, अम्बूस क्या होता है? अम्बूस एक छिपकर आक्रमण करना या छिपकर हमला करने का एक प्रोसीजर है, उसको हम अम्बूस बोलते हैं, है ना। घात लगाना, जैसे सीधा है, अभी हिंदी में तो घात लगाना बोल दिया तो वो सीधा आ जाता है, इसलिए वो अम्बूस पूछते हैं कि अम्बूस क्या होता है। तो सर अम्बूस कुछ नहीं होता है, एक तरीके का हमला होता है जो छिपकर किया जाता है ना। एक तरीके से सैनिक लोग घात लगाकर बैठे हुए होते हैं, है ना, और 2 तरीके से करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अवसर और सुविचारित, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और डिलिबरेट, ऐसा करके है, हाँ? और घात में है ना 2 तरीके की चीज़ें होती है, कार्रवाई होती है, कार्रवाई में हम संरचना गठन बनाते हैं, इसमें स्काउट कवरिंग, ये रिजर्व, ये सब चीज़ें, पार्टियां वगैरह, ये सब चीज़ें इसकी संरचना होती है ना। और उसका क्रियान्वयन करते हैं, इसमें कैसे काम करता है उसका क्रियान्वयन हो जाता है। वैसे इतना डीप नहीं जाएगा, है ना, क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो ये एफसीबीसी में ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन हर बार एक ही पेज से पढ़ते हैं और ये एक पेज अपना हो गया। उसके बाद इसमें 2-3 चीज़ें और है, ये बहुत ही मतलब वाइवा वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो हर बार इसको पूछते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर सिग्नल मैंने तुम्हें बता दिए, हाथ से, शस्त्र से, सिटी से, ठीक है। सेक्शन फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब अपने एनसीसी में इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो सेक्शन फॉर्मेशन में 10 जवान होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और 10 जवान में 6 तो राइफलमैन होते हैं और 4 सपोर्टर्स होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 4 में भी ऐसे कैटेगराइज करो तो 2 एलएमजी वाले होते हैं, ऐसे होते हैं। वो चीज़ बात की बात है। देखो सेक्शन फॉर्मेशन 6 टाइप होता है। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, सिंगल में ना 10 ही जवान एक ही लाइन में वर्टिकल खड़े होते हैं, ठीक है। फाइल फॉर्मेशन में 5-5 के 2 जवान जो होते हैं वो वर्टिकल खड़े होते हैं। एरो हेड में एरो की कंडीशन बनाते हैं, 3-3-4 की कंडीशन बनती है, ठीक है। स्पेयर हेड में है ना ऐसा ऐसा थोड़ा सा आधा आधा कटा हुआ तीर जैसा दिखता है ना। इसमें 1-3-1-5 ऐसे होते हैं, ठीक है। और डायमंड में तो डायमंड शेप बनती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है ना, पूरा डायमंड जैसा दिखता है। और एक्सटेंडेड में क्या होता है? उधर सिंगल में तो वर्टिकल होता है और एक्सटेंडेड में 10 के 10 जवान हॉरिजॉन्टल खड़े हुए होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। हो जाएगा? हेलो, यस मैम। चलो, जी मैम। ओके। देखो है ना, किसी ने को पहली बार आया हो तो उसे थोड़ा लग सकता है कि ये क्या ही हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन सी फाइल की बात हो रही है, कौन सी सिग्नल की बात हो रही है ना। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बार चीज़ें बता रखी है, हम जस्ट देख रहे हैं कि एक नज़र से निकाल रहे हैं कि क्या पता कोई क्वेश्चन उससे बैठे कि आपको एकदम से याद आ जाए, हाँ यार ये तो शाम को बताया था ना यार, इसमें अपन ने देखा था ना यार, ऐसा। ये तो अभी मैंने बात किया है, बीसी में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप से होता है सिंगल फाइल, सॉरी सेक्शन फॉर्मेशन में 6 टाइप्स होती हैं, है ना। पेट्रोलिंग 2 प्रकार की होती है ना। अम्बूस सडन अटैक होता है और अम्बूस के 2 टाइप होता है, ओके। देखो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है पर थ्योरी में पूछा है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। बट चलो अभी आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ दो। इसमें कुछ भी एक चीज़ याद करनी है कि जो नोट्स होती हैं वो कितनी टाइप की होती है, और बहुत सारी टाइप होती हैं। अब पिछले वाले में तो मैं
आई एम सो सॉरी। पिछले मतलब जैसे अपने पुराने एग्जाम थे उसमें रिटर्न एग्जाम होता था, तो रिटर्न एग्जाम में तो बोलती थी कोई से भी 5 याद करके चले जाओ, है ना? इसमें भी है ना, लेशेस में भी कोई से भी 5 याद कर लो, है ना? और मतलब टूल्स में भी 2-4 जितने भी हो तुमसे याद कर लो। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी एमसीक्यूज है। अब वो क्या पता इससे क्या क्वेश्चन बनाए, पता नहीं। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अगर पूछा है कि निम्न में से नोट्स का प्रकार होता है, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये ना फिगर 8 होती है, थंब होती है, रिप होती है, थिप होती है। लाइक थोड़ा सा उस वो जो डायग्राम आपके पास है, उस डायग्राम को एक बार देख लेना। बाकी अभी प्रैक्टिकल में इसका कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। नहीं पूछेंगे उनको, खुद को क्लियर नहीं होता ये चीज़। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, भले इसमें 10 मिनट या 15 मिनट लग जाए, भले आधा घंटा लग जाए। कम्युनिकेशन आपको हर बार परेशान करता है और इस बार मैंने थोड़ा इसमें अच्छी मेहनत करी। ओके, कम्युनिकेशन में कुछ नहीं, कम्युनिकेशन के टाइप पूछे। देखो पहले पिछली बार यूजेस के आधार पे पूछे, तो यूजेस के आधार पे अपन देखे तो कितने हुए, 5। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। वेदर, साइंटिफिक, कम्युनिकेशन, नेविगेशनल और मिलिट्री। ओके, उसके बाद कुछ नहीं है। इंटरनेट फैसिलिटी तो आपको सबको पता ही है कौन कौन सी इंटरनेट फैसिलिटी है। रेडियो कम्युनिकेशन के 2 टाइप होते हैं, नेट रेडियो एंड रेडियो रिले। ये चीज़ ध्यान रखनी है। रेडियो रिले से पिछली बार प्रश्न आया था, तो थोड़ा सा ध्यान रख लें कि रेडियो रिले में क्या होता है। रेडियो रिले में क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो 20 से 35 मिनट के बीच में होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसका मतलब फैक्चुअल इन्फो उसकी, है ना? और इसका नेट रेडियो का मैंने एक नाम और बताया था, तुम्हें याद हो तो पिछली बार वाले में, तो वो याद कर लेना। और इसमें ना नेट रेडियो में एक फुल फॉर्म आती है, वीएफएच ऐसा कुछ करके है, तो उसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। ठीक है, बाकी छोड़ देना। देखो, कम्युनिकेशन में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कोई नहीं बताता, कोई डिस्कस नहीं करता, किसी को क्लियर ही नहीं है डिस्कस क्या करें। तो इसलिए मैंने इस बार के लिए थोड़ा सा इसमें मेहनत की है। एक होता है आरटी प्रोसेसर, है ना? आरटी प्रोसेसर का नाम सुना है? हेलो? यस मैम, रेडियो टेलीफोनी शायद। हाँ, रेडियो टेलीफोन सुना है ना? पर इसमें ना यस मतलब मैम। इसमें ऐसा है कि है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है ये क्या चीज़ है। तो देखो ये एक तो है ना, ये इसका प्रिंसिपल है ना, बास मेथड पे काम करता है, तो वो तो मैं बताऊंगी। बट है ना, इसमें मैसेज कैसे डिकोड होता है, कैसे कोड होता है, कैसे इनकोडिंग डिकोडिंग कैसे होती है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक सेंडर होता है। ठीक है, सेंडर अपना कोई स्पीच, अपनी कोई चीज़ को मैसेज फॉर्म में भेजता है। वो मतलब जो स्पीच है वही उसका मैसेज है। ठीक है, वो इनकोडिंग होता है, मतलब अभी ठीक है इनकोड है। ओके, फिर वो इन माध्यम से गुजरता है, यहाँ से लगा के यहाँ तक माइक्रोफोन में जाएगा, ट्रांसमीटर, फिर ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स, रेडियो वेव से रिसीवर, रिसीवर से स्पीकर। ठीक है, देन इसकी स्पीकर से है ना वो साउंड, मतलब साउंड के मेथड में जाएगा और जो मैसेज बनाएगा वो उसकी डिकोडिंग होगी। ठीक है, और देन जो डिकोड होगा वो रिसीवर को मिलेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? चलो कोई बात नहीं, नहीं है, छोड़ो। एक मैं बताती हूँ। देखो, सेंडर मैसेज भेजता है इनकोडिंग फॉर्म में। ठीक है, ये इनकोडिंग मैसेज एक माध्यम से होकर गुजरता है जो इन सारे सारे प्रोसेस को फॉलो करता है। माइक्रोफोन, देन ट्रांसमीटर, देन रेडियो वेव्स, देन रिसीवर, देन स्पीकर। स्पीकर से ये मैसेज फॉर्म में साउंड क्रिएट करता है। ये जो साउंड होती है यही डिकोडिंग होती है। इस इनकोडिंग की ये डिकोडिंग है, मतलब यहाँ इनकोड था, ये मैसेज ये डिकोड हो रहा है यहाँ पे, है ना? और ये डिकोडिंग जो मैसेज है वही रिसीवर के पास जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी, इसका प्रोसीजर है ना? अगर प्रोसीजर पूछा जाए तो थ्योरी एग्जाम में काम आएगा, प्रैक्टिकल में पूछे तो ठीक, नहीं पूछे तो कोई बात। चलो, देखो आरटी प्रोसेसर के एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं जो बास मेथड पे काम करते हैं, है ना? हाँ, बास मेथड पे काम करते हैं ना। ग्रेविटी, क्लियरिटी, है ना, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, स्पीड, है ना, ये 4 इसके मेथड होते हैं, है ना? और जो जो सबसे पहला मेथड होता है ना, जो क्लियरिटी और ब्रेविटी मेथड जो होता है ना, उसमें है ना मैसेज को अपन है ना स्पष्ट करते हैं, मतलब क्लियर होता है वो, मतलब कोई भी इसमें अनावश्यक चीज़ नहीं होती है। इसलिए जो फोनेटिक अल्फाबेट होते हैं वो है ना इसकी ब्रेविटी के एग्जांपल होते हैं। तो मैं जो फोनेटिक अल्फाबेट आपको पढ़ाती हूँ ना, ए टू जेड, तो वो इसके एग्जांपल होते हैं। अगर ऐसा पूछ ले कि ब्रेविटी के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो वो फोनेटिक अल्फाबेट्स जो होते हैं, जो क्लियर होते हैं, जो मैसेज एकदम क्लियर होता है ना, उसमें अनावश्यक कोई भी चीज़ नहीं होती है, लाइक फोनेटिक अल्फाबेट, तो वो होता है ब्रेविटी मेथड। ठीक है, फिर एक्यूरेसी होती है, ये तो सर नाम से है, एक्यूरेट होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। चलो, एक इसमें ना पिछली बार क्वेश्चन आया था, बच्चे कहते मैं पता नहीं कहीं से आ गया, कहीं से आ गया। देखो बहुत सरल था। इसका जो स्टैंडर्ड फेस है ना, इसका आरटी प्रोसीजर का, तो स्टैंडर्ड जो फेस होता है उसमें ना कुछ मतलब आप कभी ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं तो वो नहीं बोलते ओवर ओवर ओवर, इट्स ओवर ओवर, है ना? तो वो ओवर का मतलब क्या है? समाप्त करना है किसी चीज़ को। तो भाई आपका जो भी प्रसारण हो रहा था, आपका जो भी आप मतलब प्रेजेंट कर रहे थे मैसेज, या आप युद्ध में कोई भी चीज़ कहीं भी कोई कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उसका मतलब यह है कि अब आप मतलब आप जिस उत्तर का इंतजार कर रहे हैं, मतलब आप उसे समाप्त कर दीजिए। द एंड जो जिस चीज़ का होता है उसको बोलते हैं ओवर। तो ये तो नाम से है तो ये आता नहीं है, पिछली बार आया था ऑप्शन में बट नहीं था। ठीक है, फिर होता है आउट। आउट का मतलब है प्रसारण समाप्त हो और कोई भी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं है, मतलब आउट कर दिया इसको, है ना? अभी अभी मतलब और कोई देखो ओवर में तो ऐसा होता है कि वो वापस शुरू भी हो सकता है, इसलिए इंतजार कर मतलब करते रहो और समाप्त हो गया। बट आउट में ऐसा नहीं होता। देखो ये वर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें ऐसी वर्डिंग क्यों लिखी है, इसका कारण है। इसका प्रश्न आएगा कि किसी भी प्रसारण को या किसी भी मैसेज को समाप्त कर दिया गया है परंतु उसके उत्तर का इंतजार करना है, तो वो ओवर होता है ना? और जो आउट होता है उसमें किसी भी प्रसारण को समाप्त कर दिया है पर उसकी कोई भी मतलब प्रतिक्रिया है, उसकी उम्मीद नहीं की जाती, मतलब द एंड वाला जो प्रोसेस है ना वो यहाँ आएगा, आउट में आएगा। सॉरी फॉर दैट कि मैंने पहले बोल दिया था। ओके, अब फिर रोजर होता है। रोजर में ऐसा होता है कि जो मतलब मैसेज मैंने समझाया था वो समझ लिया गया है और उसको अडप्ट कर लिया गया है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में चला गया है, तो उसको रोजर बोलते हैं। और यही सवाल आया था पिछली बार। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कॉपी में कुछ नहीं होता, ये संकेत देता है और संदेश को प्राप्त कर लेता है, मतलब कॉपी से मतलब ये कि इसका कॉपी करना है, लाइक इस तरीके का। से अगेन में कुछ नहीं है, स्पष्ट सुनाई नहीं दिया था इसलिए दोबारा बोलो। मतलब कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन में जब अपन आरटी प्रोसेसर के तहत, हम रेडियो कम्युनिकेशन के तहत, है ना, अपन को कुछ
मतलब स्टैंडर्ड मतलब फेज आता है, स्टैंडर्ड जो फेज होते हैं है ना, तो स्टैंडर्ड फेज में कुछ टर्मिनोलॉजी काम करती है और वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या मीनिंग रखती है वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये चीज़ ये है आपके फोनेटिक अल्फ़ाबेट है ना, जिसमें बहुत ही फनी फनी से होते हैं। पी का मतलब पापा होता है ना, मतलब जो जैसे अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा इको, ये तो आपको पता ही है ना, ये आपके ग्रुप में वहाँ पे भी तो बनते थे। तो इनको एक बार देख लेना कि फोनेटिक अल्फ़ाबेट का क्या क्या मीनिंग होता है। हालांकि नहीं इतना डीप में आपको थ्योरी में तो नहीं पूछता, बट देखो कुछ तो जैसे नाम से ही पता चल रहे हैं। ये देखो क्यू क्यूबिक, ठीक है, आर रोमियो, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म अपन को पता है ना, यू यूनिफॉर्म, वी विस्की है ना, सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू विस्की, ऐसे एक्सरे एक्सरे है ना, की किलो, ये चीज़ें इंडिया, ये तो मतलब ऐसे कुछ कुछ तो बहुत ही सरल है। जो देखो सरल है उनको नहीं पढ़ना है, जो नहीं याद होते हैं है ना, एफ का मतलब जैसे ना फॉक्स ट्रॉट होता है, ये मेरे को देखो नहीं आ रहा है तो मुझे ये चीज़ याद करनी है ना। ये मेरे को एस का मतलब नहीं आ रहा सीरा, तो मुझे ये याद करना है ना। यन की मुझे नहीं आ रहा, मुझे ये याद करना है। जुलिट मुझे याद नहीं आ रहा है, ये मुझे जैसे याद करना है। माइक है ना, जुलू, ये पता नहीं क्या होता है। वेक्टर विक्टर, ठीक है, ये जो भी है। टेंगो टी, ऐसे मतलब कुछ नहीं है। ऑस्कर और नवंबर ये तो सबको पता है ना, होटल भी सबको पता है, गोल्फ सबको पता है। मतलब ये दो तीन जो है ना, वो जो मुझे नहीं आ रहे थे ना, वो मुझे लगता है कि सबको नहीं आ रहे होंगे, लाइक मैं नाम बता देती हूँ, वही याद रखना है। जे, ठीक है, जे नहीं आया था एक तो, और हीलिमा वगैरह तो ठीक है याद रह जाएगा फिर भी। और एक ये एस याद नहीं रहा था, टी याद नहीं है ना, वाई याद नहीं है, जेड याद नहीं है ना, चलो एल और इसको भी कर दो, एम को भी कर दो, ये कर दो और एफ कर दो, बस ये याद नहीं है, बाकी अपन को सारे सारे याद है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डरी है और हमें तबाह करने के लिए तैयार बैठी है, उसको कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो हमें ह्यूमंस को भी रिप्लेस कर देगी आने वाले समय में। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी हानिकारक और कितनी बेहतरीन साबित होगी, है ना। इसलिए एक चीज़ है, इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि देखो एआई से पिछली बार सिंपल क्वेश्चन आया था, बट पता नहीं मैंने इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों ही बनाया है। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरा दिल कहता है इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आएगा, इस लेवल का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है, देखो ये आपका काम है, ये बहुत चर्चा में रहा था ये शब्द LLMS, अभी संसद में बहुत बवाल हुए थे उस चीज़ पे, है ना। तो आप इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे, हालांकि कुछ काम की नहीं है, बट चलो ठीक है, स्टिल ओके विद दिस। देखो टेक्स्ट जो कम्युनिकेशन बेस्ड जो अपने एआई टूल्स हैं, मतलब है ना, चैट जीपीटी है, आपने नाम सुना हो तो। एक आया है डीप सिक ने सारा चैट जीपीटी को मतलब इधर उधर कर दिया, है ना। तो ये याद रखना है, चाइना का है और चाइना ऐसे काम करता है, किसी को भी तबाह करना हो तो करता है ना। और ये ब्राइट जेमिनी जो है गूगल का है ना। और ये को पायलट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये कौन से हैं, टेक्स्ट कम्युनिकेशन बेस्ड एआई टूल्स हैं, है ना। और यूं पिछली बार यूं पूछा था चैट जीपीटी और ब्रैड का संबंध किससे है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो प्रश्न तो बहुत सरल आया था, पर नाम भी तो याद होनी चाहिए ना। तो नाम याद कर लो, सिर्फ चैट जीपीटी, डीपसीक, ब्रैड जेमिनी, है ना, और को पायलट, है ना। और इमेज और म्यूजिक जो जनरेशन वाले जो एआई टूल हैं, उनमें ना इमेज वाले तो ये तीन है, डेल ई है ना, मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन। ठीक है, और म्यूजिक वाले ये तीनों है। सुनो एआई का नाम तो सुना होगा तुमने, है ना, अपनी पत्नी के कहने पर सुनो एआई कर दिया। ठीक है, और म्यूजिक में म्यूजिक एलएम बाय गूगल, है ना, और म्यूजिक जेन बाय मेटा। तो मतलब इनके नाम याद रखने और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। चलो छोड़ो, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों ही बनाए हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संबंध मतलब कौन से टूल का संबंध किससे है, तो ये इस टूल में से किसी का भी नाम आए आप, है ना, हालांकि बहुत सारे हैं, इसके आधार पर उसके आधार पर उसके आधार पर बहुत सारे, बट चलो मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने, और भी कुछ याद नहीं है तो छोड़ देना। चैट जीपीटी, डीपसीक और ब्रैड जेमिनी, ये तीन याद रख लेना। ओके, समझ में आया ये कुछ, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा फास्ट तो नहीं करवाया। हेलो, नहीं पढ़ रही ये क्या। तो समझ में आ रहा है। चलो, ये थोड़ी नई चीज़ थी तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो। और अभी कुछ नहीं है, मैं प्रैक्टिकल का तो अभी खत्म कर दूंगी थोड़ा सा, है ना। अभी थ्योरी का रहेगा तो मैं थ्योरी की फिर देखा जाएगा, जो भी होगा बात करेंगे उसमें, और मैं अभी ऊपर ऊपर से बता दूंगी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एनसीसी विंग्स कुछ नहीं है, या थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी नहीं पूछेगा, है ना। आर्मी विंग 1948 में, 49 में गर्ल्स विंग आ गई, 50 में एयर विंग आ गई और 52 में नेवल विंग आ गई। ये चीज़ याद रखनी है, अभी कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने। यहाँ यहाँ से आप याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप सी का पेपर दे रहे हैं, बट अभी प्रैक्टिकल में तो याद रखना पड़ेगा। देखो अभी, वाह यार, आज बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा है, बाकी कभी होता नहीं है ऐसा। अरे हाँ, तो ये जो है ना दोनों, ये नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, बट अभी इसमें प्रैक्टिकल में थोड़ा पता होना चाहिए। डीजी, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, तो देखो डीजी डीजी जो एनसीसी है, डिप्टी सॉरी डायरेक्टरेट जनरल, जो सबसे बड़ा होता है ना, अपने एनसीसी में सबसे बड़ा पद डायरेक्टरेट जनरल, है ना। एनसीसी इंडिया कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। आपको पता भी है कि ये 34वें नंबर के हैं सॉरी। और देखो ये सवाल तो 2 बार आ चुका है, अब मेरा मन यूँ कहता है कि ये कब आए, इन्होंने मतलब कब शपथ ली, लाइक इस तरीके का सवाल मेरा मेरा मन कह रहा है कि आएगा। तो चलो याद रख लेना, 27 सितंबर 2021 से इन्होंने मतलब ये ऑन ड्यूटी है। ठीक है, और डीडीजी का आप देख लेना, एयर कमांडोर सत्येंद्र शर्मा। ठीक है, ग्रुप कमांडर आपके कर्नल नरेश बनात्रा, ऐसा कुछ करके था, बट मुझे वो सरनेम का कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप देख लेना जो भी। सीओ आपका पता होना चाहिए, MS रावत है, 5 राज्य बटालियन के। अगर कोई भी इनमें कोई डाउट है तो आप सेल्फ क्लियर करें, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, मैं इन दोनों को बता सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ है।
उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पद हैं हमारे आर्मी, नेवल और एयरविंग के, ये आपको आने चाहिए, है ना। जनरल, जनरल और एयर चीफ मार्शल और एडमिरल। देखो, ये आर्मी के चीफ होते हैं, ये एयर के चीफ होते हैं, ये नेवल के चीफ होता है, ठीक है। और एक पद अपन ने अभी क्रिएट करा था कुछ टाइम पहले, इसमें तीन मतलब दो बंदे अभी तक रह चुके हैं। सबसे पहले बिपिन रावत को अपना सीडीएस बनाया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी सेकंड नंबर के हैं अनिल चौहान सर, है ना, उनकी रैंक्स याद रखनी है। पीवीएसएम है, यूआईएसएम है, एवीएसएम है, एसएम है, बीएसएम है। इनके पद का थोड़ा सा आपको पता, चलो कोई बात, स्टिल ओके, बट इसके नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो बताना चाहिए कि है क्या। ये सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ठीक है, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। और अपन को आर्मी के चीफ का नाम याद होना चाहिए, उपेंद्र द्विवेदी, है ना। और एयर चीफ मार्शल का याद होना चाहिए, एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। और अपना जो एडमिरल है वो है दिनेश के त्रिपाठी, ये चीज़ याद होनी चाहिए, ओके। ये इन तीनों के नाम आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिख रखी थी, इसलिए मैंने फोटो से आपको दिखा दिया। अपनी जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर इनकी फोटो भी है, तो फोटो से थोड़ा याद भी रहेगा, ओके। आर्टिकल में दो तीन चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है, बट चलो कोई नहीं, इनको ऊपर ऊपर से देख लो। इंडियन आर्मी डे, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है ना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में निपटा देती हूँ। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, इंडियन एयरफोर्स 8 दिसंबर, सॉरी 8 अक्टूबर, मेरे दिमाग पता नहीं कहीं चला। और एनसीसी डे 4th संडे ऑफ नवंबर, है ना। इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, ठीक है। करगिल विजय दिवस 26 जुलाई। कन्फ्यूजन है, क्लियर कर लेना। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी, अभी गया। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर, ठीक है। नेशनल गर्ल्स डे 24 जनवरी, नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, अपने नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, है ना। और नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, okay? इनकी फुल फॉर्म आती है आपको सबकी, कोई एक झटके में बोल सकता हो तो बोल दो, नहीं तो मैं बोलती हूँ। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एनुअल ट्रेनिंग कैंप, बेसिक लीडरशिप कैंप, सी मैं चलो एक एक बोलती हूँ ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा तुम्हें, ओके रुको एक सेकंड। सीएटीसी, है ना, एक सेकंड। सीएटीसी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एटीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप, है ना। बीएससी बेसिक लीडरशिप कैंप, एएलसी एडवांस लीडरशिप कैंप, वाईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, अरे हाँ, एनआईसी स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, है ना। टीएससी थल सेना कैंप, आरडीसी, आरडीसी सबको पता है, रिपब्लिक डे कैंप, ओके। चलो इनका नाम याद रखना है। आपका रिपोर्टिंग टाइम ये प्रैक्टिकल के हिसाब से ये देख लेना तुम लोग, कल का ही है ना आपका, जो भी है। चलो ओके, थैंक यू। अभी थ्योरी का लूँ कुछ पार्ट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दूँ, लाइक